જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. So how are you, Marvels? Rather the jewels of the Marvels. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. अशोक भाई दोस्त के दोस्त थे तो हमारे भी दोस्ती हुई, और मेरे दोस्त मनमोहन जी यहाँ पे सामने ही बैठे हुए हैं. उन्होंने जब इस इवेंट के बारे में बताया कि हमारी ये 8वीं इवेंट होने जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलो गो आ, जिसमें अंग्रेजी में सोचो तो ये होता है कि गो चले जाओ, और हिंदी में सोचो तो ये होता है कि आओ गो आ. वहां पे पहुंच जाते हैं आप सबसे मिलने के लिए, और मैं तो आप सबसे बातें करने के लिए आया हूं, कोई प्रवचन करने के लिए, संभाषण करने के लिए आया नहीं हूं, वरना ऐसे टी शर्ट और ट्रैक पहनते नहीं आता. लेकिन मुझे सोचा कि चलो इतने सारे तेजस्वी लोग, भारत के होनहार सितारे, कल के भारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हम कल का 21वीं सदी का हमारा हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं, उनके इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आ रहे हैं, तो चलो एक विंडोज बिल गेट्स से शुरू किया था 95 में. हमें पता चला कि उन खिड़कियों से कितने दरवाजे खुल गए, कितनी तिजोरियों के दरवाजे खुल गए. और एक हमारे ये मार्वेल वाले अशोक भाई ने विंडोज के ऊपर कर्टन शुरू किए, और उनसे न जाने कितनी किस्मत के ताले खुल जाएंगे, हमें मालूम नहीं. अभी मैं काफी बार कहता हूं कि हम ये सोचते हैं कि कोई बड़ा सा प्रेसिडेंट आ जाएगा और मुल्क में कोई तरक्की हो जाएगी, कोई बड़ा क्रिकेटर आ जाएगा या फिल्म स्टार आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे. ओके, हम ऐसा ही सोचते हैं कि कोई एक आइकॉन आ जाएगा और हमारा मुल्क आगे बढ़ जाएगा. लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर किसी भी मुल्क का इतिहास उठा के देख लो, उसको आगे बढ़ाना है, उसको कहीं पे पहुंचाना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो उसमें अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, अच्छे बिजनेसमैन आएंगे, तभी वो मुल्क शिखर पे आएगा, तभी टॉच पे आएगा. हिंदुस्तान जब सोने की चिड़िया था तब उसका लोहा माना जाता था पूरी दुनिया में, पहले नहीं माना जाता था. जब सोने की चिड़िया था तो क्या था? बिजनेस था हमारे पास. मैं शुरू ही यहां से करना चाहता हूं मेरे दोस्त. हम तो काफी सारी अच्छी खासी लाइट मुट की बातें करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा. आप सबने अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने स्कूलों में जाके हिस्ट्री पढ़ा होगा, किताबें पढ़ी होगी, किसी से बातें सुनी होगी. ये तो बड़ा नॉन फैक्ट है कि भाई भारत को ढूंढने के लिए काफी सारे लोग निकले. एक कोलंबस निकला, हिंदुस्तान ढूंढने के लिए चला था, ढूंढ लिया उन्होंने अमेरिका, इसलिए तो वहां पे रेड इंडियन कहलाने लगे, क्योंकि उसको लगा था इंडिया ढूंढ लिया है मैंने. वास्को डी गामा निकला, फ्रेंच आए, नेदरलैंड्स वाले लोग आए. क्यों आए? क्योंकि तब भारत बिजनेस का हब था, भारत के पास अच्छा सा वाला बिजनेस था, और काफी सारे लोग थे ऐसे जो अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे, हुनर था हमारे पास, क्राफ्ट्स थी. यहां से लोग कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की का जो इस्तांबुल आज शहर है, वो इस्तांबुल में जाके हमारे जो मसाले हैं वो बेचते थे, हमारे कपड़े बेचते थे, हमारी धातु की जो तलवार थी. आपने 300 फिल्म देखी होगी, देखिए इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने 300 फिल्म देखी है? चलो कुछ है तो मुझे एटलीस्ट वो सपोर्ट मिलेगा उनका. उसमें वो स्पार्टा और एथेंस के जो ग्रीक जो वॉरियर्स थे, उनको पर्शिया के ज़ेरेक्सस की सेना ने आके हरा दिया था. क्यों? आप इतिहास उठा के देखें कि पर्शिया यानी ईरान, उनके पास जो तलवारें थी वो हिंदुस्तान की धातु विज्ञान से बनी हुई थी, जो ग्रीस और रोमन के पास नहीं थी. ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसा भव्य स्वर्णिम इतिहास है हमारा. मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक सीधा साधा सवाल जो हमें पढ़ते वक्त आता नहीं है. बात यह होती है कि हमें पढ़ाया इस तरीके से जाता है कि हमें सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ जवाब ही जवाब देने हैं. आंसर शीट में जवाब लिखो, ग्रेजुएट हो जवाब लिखो, 12वीं कक्षा पास करनी है जवाब लिखो, मैट्रिक होना है जवाब लिखो. सवाल क्या पूछना है वो तो कोई टीचर कहता ही नहीं. अब जब मैं कृष्ण की भागवत कथा सुनता हूं काफी सारे बार बैठते हुए, तो मेरे दिमाग में एक बार सवाल आया था, तो मैंने वो कथाकार जी से पूछा, उन्हें बड़ा अच्छा भी लगा. उन्होंने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. मैंने कहा कि अब श्राप तो ये था कि देवकी का 8वां संतान है वो कंस की हत्या करेगा, और बहन को कंस मारना नहीं चाहता था. इतनी सिंपल सी बात है कि वो बहन को मारना नहीं चाहता था, और श्राप था कि 8वां संतान उसकी हत्या करेगा. तो वो बच्चों को मारना क्या शुरू किया उसने, और उसमें भी कृष्ण निकल गए जेल में से, और फिर तो बड़े हुए और कंस का वध भी किया. ये कहानी तो बड़ी पुरानी है, बड़ी जानी मानी है. मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि कंस के पास इतनी कॉमन सेंस नहीं थी
कि देवकी और वसुदेव को अलग अलग डिफरेंट सेल में बंद करते जेल के। एक ही जेल में रखने की क्या जरूरत थी, दोनों जिंदा भी रहते और बच्चे भी नहीं होते, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उसके पास इतनी कॉमन सेंस होती तो वो कंस नहीं होता, कृष्ण बन जाता। कृष्ण के पास कॉमन सेंस थी, कंस के पास नहीं थी। यही तो डिफरेंस है कृष्ण और कंस में। तो मेरे दोस्तों, सवाल आना बड़ी चीज है। अगर सवाल अगर आपके पास होगा तो जवाब तो google.com आपको दे देगा, लेकिन सवाल के बगैर तो गूगल भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहां से क्या बताएगा आपको? आप कुछ टाइप करेंगे, कुछ पूछेंगे गूगल को, तभी तो वो जवाब देगा ना। तो सवाल ये है कि हमें कभी ये सवाल हुआ नहीं मेरे दोस्तों कि इतने सारे लोग हिंदुस्तान को ढूंढने के लिए इसलिए आए कि वहां पे इस्तांबुल में जो हमारे हिंदुस्तान की जो खपत थी, जो बिक्री होती थी हमारे मटेरियल्स की, उसमें जब भाव की बढ़ोतरी होती थी तब नई नई कंपनियां वहां पे यूरोप में बनती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बनी कि 5 शिलिंग उसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया। किसका? पीपर का, ब्लैक पीपर का, मरी जिसको हम कहते हैं। ब्लैक पीपर का प्राइस में 5 शिलिंग की बढ़ोतरी हुई। पूरे ब्रिटेन के लोगों ने इकट्ठा होकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई कि होलसेल में चलो ले आते हैं। ये तो यहां के उनको मालूम हुआ कि इसमें तो राज भी किया जा सकता है, इसके ऊपर तो शासन भी किया जा सकता है। वो निकले थे तो वो क्या लेने के लिए निकले थे? होलसेल में स्टॉक लेने के लिए निकले थे सब। सवाल ये होना चाहिए मेरे दोस्तों कि उस वक्त हमारी आबादी 30 से 35 करोड़ की थी, भारत की आबादी। इतने सारे लोग, कोई फ्रांस से, कोई स्पेन से, कोई नेदरलैंड से, कोई ब्रिटेन से, जिससे देखा नहीं था कि कहां पे भारत है, कहां पे कौन है, नक्शा नहीं था उनके पास। उस वक्त कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैपिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और निकल गए सब। सालों तक भटकते रहे और अंत में उन्होंने हिंदुस्तान ढूंढ निकाला और हिंदुस्तान पे 200 साल तक राज भी कर दिया। मैं ये पूछता हूं मेरे दोस्तों कि हमारे 30-35 करोड़ व्यापारियों में, हमारे नागरिकों में किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि ये कौन खरीदता है, चलो जाके वहां पे शासन करते हैं, चलो वहां पे पहुंच जाते हैं। वो वहां भी, तब भी वो सवाल था 400 साल पहले, और आज भी यही सवाल है। हम मैकडोनाल्ड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं, मुझे भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है, मैं भी डोमिनोज की पिज्जा खाता हूं, लेकिन हम अपना इडली या ढोकला बेचने नहीं जाते वहां पे। क्यों? हम वहां पे क्यों पीछे हट जाते हैं? हमने देखा कल लाइफ ऑफ पाई, जिस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड एंग ली को मिला, वो तो ताइवान के डायरेक्टर है। उन्होंने नमस्ते करके अपनी स्पीच को खत्म किया, क्योंकि फिल्म हिंदुस्तान की कहानी पे है। जो कैनेडियन राइटर यान मार्टिन ने लिखी, वो भारत में आके लिखी, वो पूर्व की संस्कृति की कहानी। तो अगर आप वहां पे जाके दिखाओगे तो कोई अप्रिशिएट करेगा ना। वहां पे पहुंचोगे, कॉन्कर करोगे। ए.आर. रहमान ने कर दिया तो ए.आर. रहमान को पूरी दुनिया जान गई। आर.डी. बर्मन उससे भी बड़े संगीतकार थे, लेकिन वो कभी गए नहीं। तो अब दुनिया नहीं जानती, हम ही जानते हैं, हम ही अप्रिशिएट करते हैं। मैं इसलिए ये बात आपको कहता हूं, और शुरू में ये बात आपको कहता हूं कि 400 साल पहले जो गलती भारत ने की कि हमारे पास बिजनेसमैन थे, हमारे पास प्रोडक्ट्स थी, लेकिन हम उसका बाजार दुनिया में ढूंढ नहीं पाए। आज 400 साल के बाद आप लोग 2013 में यह गलती मत दोहराना। आपके पास है, आपके पास क्षमता है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास क्वालिटी है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है कि पूरी दुनिया हमारा बाजार है। इसीलिए जीत हमारी जीत एक एटीट्यूड है, जीत आपकी एक सोच है। जीत कोई घटना नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। आज जीत गए, कल हार गए, ये तो इवेंट वाली बात हो गई। ये तो भारतीय क्रिकेट टीम को लागू पड़ती है, आप लोगों को नहीं पड़ती। जीत हमारी जीत। मुझे याद है स्टीव वॉक जब ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हुआ था, उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया शुड विन इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ऑन एनी पिच एंड ऑन एवरी मैच। ये उसका स्टेटमेंट था कैप्टन बनने के बाद, स्टीव वॉक का। और जब तक उसका टेन्योर रहा, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम की उसका जो विजय का रथ था, कहीं पे भी, किसी भी टीम के किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पिच पे, कहीं पे भी जाती और कंटिन्यूस सीरीज जीतती थी। वनडे भी जीत ली, टेस्ट भी जीत ली, 1 सीरीज 2 सीरीज, क्योंकि जॉब्स वो सीधा स्टीव वॉक का मैसेज था, सिंपल सा मैसेज था कि जीत कोई इवेंट नहीं है कि एक मैच जीत गए, इवेंट हो गया, सेलिब्रेट किया, दूसरी मैच हार गए। जीत हमारा जज्बा है, जीत हमारी एटीट्यूड है, जीत हमारी सोच है, जीत हमारी फितरत है। और इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखो क्या होगा। एक कमांडर के पास आके सोल्जर ने कहा कि दुश्मन ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, चारों ओर से, सब जगह से घेर लिया है, अब क्या करें हम? तो कमांडर ने कहा कि दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, सुपर्ब। तो सोल्जर तो बेचारा बड़ा वो सोच में पड़ गया कि भाई चारों ओर से घेर लिया है,
और आप कह रहे हैं कि ग्रेट, वंडरफुल, सुपर। पूरी और दुश्मन छा गए हमारे चारों ओर, पूरे कैंप को उन्होंने कंप्लीट सर्कल में घेर लिया है 360 डिग्री के। और कमांडर ने कहा कि अब तो निशाना ताकने की भी फुर्सत में लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी गोली चलाओ दुश्मन को ही लगेगी। फायर, कहीं पे भी गोली लगाओ दुश्मन को लगेगी। चारों ओर से घेर लिया, वो एक डायरेक्शन में होता तो हमें निशाना लेना पड़ेगा, हमें उसकी सोचना पड़ेगा कि कहां पे गया, कैसे गया, क्यों गया। अब चारों ओर कहीं पे भी फायर करो, कहीं ना कहीं किसी दुश्मन को ही लगेगी। सी, जीत हमारी जीत, यह है जीत वाली सोच, यह है जीत वाली एटीट्यूड। और मैं आपको समझाता हूं कि एटीट्यूड कैसे आती है हम में, क्या चाहिए। आप सब कारोबार के लिए से यहां पे इकट्ठा हुए, मुझे मालूम है, व्यापार के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन मैं व्यापार की बातें नहीं, मैं प्यार की बातें करने के लिए आया हूं। और प्यार और व्यापार साथ साथ चल सकते हैं। हमने ये जुदा कर दिया है कि प्यार एक तरफ हो, प्यार रात को जब पार्टी होगी तब, और व्यापार अब जब कोई स्पीच दे रहा है तब। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल्स लव में है वही फंडामेंटल्स बिजनेस में भी है, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं है ऐसा। मैं काफी बार कहता हूं कि भाई आप अगर लव को समझ लो तो आप बिजनेस को भी समझ पाओगे बड़ी आसानी से। बड़ी सिंपल सी चीज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं उसके लिए कि एक्चुअली ये क्यों होना चाहिए, जीत हमारी जीत क्यों हमें रटना चाहिए, क्यों हमारे दिमाग में होना चाहिए। एक पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, शादी की 25वीं सालगिरह का दिन, और 25 साल होने के बाद तो आपको मालूम होता है ना, सब रूटीन हो जाता है। तो जब रूटीन हो जाता है तो उसका कोई सरप्राइज नहीं रहता, उसका कोई चार्म नहीं रहता। तो पति सुबह में अखबार में अपना माथा डाल के बैठ गया कि देखो अखबार पढ़ने के लिए बैठा है। बीवी को लगा कि ये अगर ऐसे ही अखबार पढ़ते रहेंगे तो गिफ्ट कहां से आएगी। ये 25 साल हो गए शादी को, 25 साल इनको झेला, अब आज तो कुछ वो नई साड़ी दिला दे, नए गहने दिला दे, कुछ बाहर ले जाए, कुछ खाना खिला दे, कुछ तो होना चाहिए ना। तो वो तो अखबार ही पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मालूम है, और आपको मालूम है कि भाई लोग कहते हैं पुरुषों के बारे में कि इज हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, वो कुटुंब का जो सर होता है वो पुरुष का होता है। तो मैं कहता हूं कि जो स्त्रियां होती है, जो लड़कियां होती है, जो विमेन होती है, वो नेक ऑफ द फैमिली होती है, गर्दन। ये घूमेगी तभी तो सर घूमेगा ना, सर अकेला कैसे घूम पाएगा। ये यहां से ये करेगी तो सर ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो उनको मालूम होता है कि किस तरीके से ये गुगली डाला जाता है। वो सीधे नहीं मांगा जाता कि चलो साड़ी ले आओ, ऐसे तो कोई नहीं ले आएगा। एक वाइफ का बर्थडे था और हस्बैंड ऑफिस में जा रहा था, तो वाइफ ने कहा कि डार्लिंग जब तुम वापस आओगे तब ऐसा करना कि हमारी लिफ्ट में तुम जब ऊपर आओ हमारे फ्लैट में तो कोहनी से बटन दबाना, और फिर जब यहां पे डोरबेल के पास आ जाओ तब भी कोहनी से ही डोरबेल पे दबाना। तो उसने कहा कि ये कोहनी वाली बात कहां पे आ गई, मुझे कोई फ्रैक्चर हो गया है क्या हाथ में, मैं क्यों वो हाथ से बटन दबा के ना आऊं। तो उसने कहा कि डार्लिंग आज मेरा बर्थडे है तो तुम मेरे लिए गिफ्ट तो ले आओगे ना, तो हाथ में तो गिफ्ट होगी तो कोहनी से बटन दबा रहे। तो ये स्मार्टनेस जो होती है, ये देखिए बिजनेस में भी होती है और रोमांस में भी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्यार को समझ लो, व्यापार समझ में आ जाएगा। तो वो बीवी ने कहा कि देखो आपको मालूम है हमारी शादी के 25 साल हो गए। तो पति महोदय तो बैठे थे अखबार हाथ में लेके, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा अखबार नीचे भी नहीं रखा, आंख में आंख डाल के देखा भी नहीं। तो बीवी ने सोचा कि भाई नहीं, ये तो खाली गया वार हमारा, तो उसको ज्यादा पोटेंट करना चाहिए, कुछ और तीव्र बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है 25 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी उस दिन आपने हमें आई लव यू कहा था, उसके बाद तो कभी कहा ही नहीं। अब हस्बैंड ने वो अखबार साइड पे रख दिया। तो बीवी को लगा कि नहीं, अब होगा, ये मौका है, अब इसको ये तीर छुआ उसके दिल में कि 25 साल से आई लव यू नहीं कहा, अब तो एक के बजाय 2 साड़ी आएगी। अब तो ये मनमोहन जी के ज्वेलर के शोरूम में से आधा शोरूम खाली कर देंगे वो ज्वेलरी लेने के लिए। हुआ क्या, पति महोदय ने कहा कि देखो मैं तो अकाउंट का आदमी हूं, बिजनेस का आदमी हूं, 25 साल पहले तुझे आई लव यू कह दिया ना। तो बीवी ने कहा हाँ, तुझे याद है अभी तक? कहा मैंने आपको याद दिलवाया कि आपने 25 साल हो गए अब तो अब देखो ये कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। 25 साल में जो कहा हर साल, अगर उसमें कोई परिवर्तन होगा तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा, वरना ऐसे ही चलाए रखो। परिवर्तन होगा, तुम्हें आई लव यू नहीं कहना होगा, तब मैं तुम्हें सूचित करूंगा कि अब आई लव यू नहीं है, वरना ये सोच लो कि आई लव यू ही चल रहा है।
दोस्तों हम भी यही करते हैं हमारे बिजनेस के साथ, हमारे प्रोफेशन के साथ। प्रोफेशन तो हम ढूंढ लेते हैं लेकिन पैशन नहीं ढूंढ पाते प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन मिल जाता है बाजार से, पैशन नहीं मिलती बाजार से। पैशन अंदर से आता। पैशन क्या है? जुनून। जुनून क्या है? मुमकिन से थोड़ा आगे जाना, उसका नाम है जुनून। मुमकिन से थोड़ा आगे जाना। मुमकिन है इतना तो आप करने ही वाले हो। आप 1 किलोमीटर का राउंड लगा सकते हो हर सुबह उठ के, तो इतना तो आप रोज करते हो। लेकिन एक दिन आधा किलोमीटर और चलो, चाहे थोड़ा थोड़ा घुटने में दर्द हो, चाहे थोड़ी सांस फूल जाए, और चलो आधा किलोमीटर, तो ये आपकी पैशन है, क्योंकि आप मुमकिन से थोड़ा आगे गए। थोड़ा और, ये दिल मांगे मोर। कितना अच्छा स्लोगन है, दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। ये अलग बात है कि मोर मांगे ढेल, ओके, लेकिन बात तो यह है कि आपके पास पैशन होनी चाहिए। किस तरीके से पैशन होनी चाहिए? प्रोफेशन में पैशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए प्रोफेशन में पैशन? क्योंकि मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन से। अगर आप जो काम करते हो सुबह में उठ के, उसको प्यार करोगे तो वो काम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो काम ही नहीं रहेगा, वो आपकी मोहब्बत बन जाएगी। और वर्क लोड नहीं रहेगा, उसका प्रेशर नहीं रहेगा। मुझे काफी सारे लोग पूछते हैं कि आप ये कैसे सब जगह पे पहुंच जाते हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, ये सब कैसे करते हैं? तो मैं कहता हूं क्योंकि मैं काम करता ही नहीं। जो मुझे पसंद है वही करता हूं, बोलना और लिखना, सोचना। तो मेरी जो पैशन है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरा जो इश्क है, उसको मैंने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब हर जगह पे तो ऐसा नहीं हो पाता, तो आप वर्क को इश्क में कन्वर्ट कर दीजिए, मोहब्बत में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर ये कर पाओगे, अब देखिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, आगे जाने के लिए, जीत को जीत बनाने के लिए 3-4 स्टेप्स बहुत जरूरी है। पहला स्टेप्स होगा, इन सब लोग आपको बताएंगे भी सही, कि आप रिसर्च करो, मार्केट में पेनिट्रेट करो, देखो और जगह पे क्या हो रहा है, कंपटीशन कैसे चल रही है, मार्केट का वॉल्यूम क्या है, मार्केट का साइज क्या है, चेंज कैसे आ रहा है मार्केट में, नई नई स्टाइल कैसे आ रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। जो रिसर्च करेगा, जिसके पास डेटा होगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो थोड़ा आगे भी चले जाएगा। अब देखो, अगर आपको रोमांस करना है, अगर आपको प्यार मोहब्बत करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिसर्च। कहां पे कौन जाता है, कितने बजे जाता है, 5 स्टार पसंद है या फ्रूट एंड नट पसंद है। अब जिन्होंने अब किया होगा अपनी अपनी उम्र में, उनको याद तो रहेगा, ओके। अब अगर सफल हुआ होगा तो शायद भूले होंगे, लेकिन अगर निष्फल गए होंगे तो ज्यादा याद रहेगा कि कैसे फेलियर हुआ था, क्या हमारी रिसर्च में क्या कमी थी। हम गुलाब का फूल लेके चले गए और उनको जूही का फूल पसंद था, चमेली का फूल पसंद था, और हम गुलाब लेके चले गए। हुआ था ऐसा, कभी कभार हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं। वो ऐसा है कि जवान लोगों को तो मालूम नहीं कि बुढ़ापा कैसे कटता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको तो मालूम है कि जवानी कैसे कटती है। तो जवानों को तो माफ कर देते हैं उनकी भूलों के लिए, लेकिन बड़े लोग जो है उनको तो मालूम है ना, वो भी कभी जवान तो रहे। कौन कहता है, कौन कहता है सावन को आने न दो हृदय में? कौन कहता है सावन को आने न दो हृदय में? भीगते तो सभी है अपनी उम्र अपने समय में, भीगते तो सभी है अपनी उम्र अपने समय में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको प्यार करना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, 5 लोगों को पूछना पड़ेगा कि क्या माजरा है, कौन है। और कंपटीशन तो उसमें भी रहती है दोस्तों, कंपटीशन के बगैर तो सांस भी नहीं ले सकते हम, उसमें भी कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो उसमें रहेगी। अगर आप फील ही करते रहोगे और कोई किल करता जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो सबसे पहला, अगर आपको जीत को आपकी जीत बनानी है, डू रिसर्च, परखो, तपस्या करो, थोड़ा और मुमकिन से थोड़ा आगे। जितना टाइम आप बिजनेस में डालते हो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम निकालो, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेके सोचो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। अब रोमांस में अगर ये रिसर्च आपने कर दिया और थोड़ी बात आगे बढ़ गई, फुल वुल दे दिए, चॉकलेट वॉकलेट दे दी, फिर क्या आगे का स्टेप क्या आएगा? वो भी बड़ी सिंपल सी बात। मार्केटिंग की फंडामेंटल एक थियरी है, उसको कहा जाता है यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड यानी एक पुराना वाला गीत था, आपको याद होगा शायद, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे,
तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये यू एटीट्यूड है, मार्केटिंग की बड़ी थियरी है। यू एटीट्यूड, कस्टमर क्या चाहता है उस पे पेनिट्रेट करो, आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर नहीं। आप देखिए इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन करती है हमारे यहां। फिल्म मेकर के पास जितना बजट नहीं होता, इतना बजट तो कोका कोला और पेप्सी के पास होता है। 5-7 बड़ी बड़ी फिल्में बन जाए, इतनी बजट तो वो एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं। फिल्म स्टार को ले आते हैं, सबसे बड़े जो सुपर हिट होते हैं, सब उनके लाइन लगा के बैठे हुए उनकी एड के लिए। इतना वो सब करके वो क्या अपनी कंपनी का प्रोफाइल नहीं बताते। वो एटलांटा में उनका बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है, कोका कोला उसमें अपनी एड स्पेस वेस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, रिफ्रेश हो जाए, ठंडा मतलब कोका कोला। आपको क्या चाहिए, आपको थ्रिल चाहिए, हम थ्रिल देंगे। आपको स्टाइल चाहिए, हम स्टाइल देंगे। आपको ठंडा चाहिए, हम ठंडा देंगे। हम क्या है वो हम पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पीते रहिए और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहिए। एज सिंपल एज दैट। ये है यू एटीट्यूड। आपको सेंटर में रख के डिजाइन करना, पूरी बात कस्टमर को सेंटर में रख के, बिजनेस को सेंटर में रख के, सामने वाले को सेंटर में रख के। रोमांस में भी यही करना पड़ता है। दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं चलती, उसमें तो एक्सेप्टेंस ही चलता है कि जितना जो आप चाहे, जैसा आप कहे। पहले पहले चलता है, शादी से पहले चलता है, शादी के बाद नहीं चलता। ये सिंपल सी बात है। शादी से पहले जो लोग खत में लिखते थे कि हम आसमान से चांद तारे लेके आ जाएंगे, वो शादी के बाद तो अपने घर में भी ऊपर जो पड़ा हुआ है कोई डिब्बा विब्बा वो भी उतार के नहीं देते नीचे। चांद तारे तो बहुत दूर की बात है। ओके, लेकिन चलता है इसलिए कि यू एटीट्यूड है। यू एटीट्यूड बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। कितनी सारी चीजें इस तरीके से बेची जाती है पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है बराक ओबामा साहब कौन है? कौन है? यस, यूएस प्रेसिडेंट। काफी सारे लोगों को मालूम है। अब आपको यह मालूम है कि फेयर एंड लवली क्या है? क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है। फेयर एंड लवली की एक टैगलाइन है, सालों से चली आ रही है, सालों से। 14 दिनों में गोरापन का एहसास। सही या गलत है ना? 14 दिनों में गोरापन का एहसास। अगर इतना इजी होता तो यूएस प्रेसिडेंट क्यों गोरे नहीं हो जाते? आप मुझे बताइए। फेयरनेस क्रीम की पूरी इंडस्ट्री है वहां पे। फेयर एंड लवली से भी बड़े 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 तोपखाने बैठे हैं वहां पे फेयरनेस क्रीम बनाने वाले। तो प्रेसिडेंट अगर वो उनकी वो स्किन में उनके कोई टोन में स्किन टोन में फर्क आ जाएगा तो आप सोच लो कितना बड़ा वो इतना ज्यादा एंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट और कहां से मिलेगा। देखो प्रेसिडेंट की स्किन हमने चेंज कर दी। नहीं होता मेरे दोस्तों। कोई भी आप ज्यादा घिसते हैं लोग फेयरनेस क्रीम ले आके, क्योंकि पैसे ज्यादा लगते हैं उसके, तो घिसते ज्यादा है। 3 बार घिसते हैं दिन में, 3 बार नहाते हैं फिर घिस घिस के। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो कुछ मेल वेल रहता है, कुछ धूल के कण वण जम जाते हैं हमारी स्किन पे, वो निकल जाता है। तो ऐसा लगता है कि थोड़े और ये गोरे हो गए। वो जैसे एक दिन जिम में जाके हम आईने में देखते हैं कि ये कुछ हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, वो 1 साल के बाद भी नहीं होता, हम एक दिन में ही देखने लगते। पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि अगर यू एटीट्यूड से काम करोगे तो ऐसी प्रोडक्ट भी बेच पाओगे कि जिसकी कुछ असर ही नहीं है। पूरी दुनिया में अरबों रुपए की इंडस्ट्री है फेयरनेस क्रीम की, और कोई भी आदमी, कोई भी जिंदा आदमी के स्किन का कलर आप किसी क्रीम से चेंज नहीं कर सकते। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाओ तो कर सकते हैं, लेकिन किसी एक क्रीम लगाने से अगर कोई जिंदा आदमी का कलर चेंज हो जाता तो अमिताभ बच्चन से लेके बराक ओबामा तक का कलर चेंज हो गया होता अभी तक। लेकिन यू एटीट्यूड है। आपको गोरापन चाहिए ना, हम बेच रहे हैं। देखो, ले लो ले लो ले लो। दुनिया में मेरे दोस्तों एक बात याद रखना मार्केटिंग के फील्ड में, कि कोई भी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकती। आप साबुन लेने के लिए जाते हैं, साबुन, सोप, आपको यह लगता है कि हम साबुन लेने के लिए गए हैं, नहीं, आप लेने के लिए गए हैं फ्रेग्रेंस, लेने के लिए गए हैं ताजगी का एहसास, लेने के लिए गए हैं कुछ नया, कुछ हटके, कुछ रिफ्रेशिंग। साबुन लेने के लिए नहीं जाते आप टूथपेस्ट लेने के लिए नहीं जाते। टूथपेस्ट क्या होती है अल्टीमेटली? मैं कहूं कि एक मेरे पास टूथपेस्ट है, 100 साल तक आपके दांत ऐसे ही रहेंगे, लेकिन काले हो जाएंगे, पूरे काले, कॉल ब्लैक। आप कहेंगे कि भाई चाहे अब तो डेंचर करवा लेंगे, 70 साल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काले दांत लेके कहां घूमेंगे 30 साल में काले दांत? देखिए, हम टूथपेस्ट नहीं लेते, हम व्हाइट टीथ लेते हैं, फ्रेश ब्रेथ लेते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में कहीं भी प्रोडक्ट सेल नहीं होती,
सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सेल होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, अपने आप उसकी बिक्री बढ़ जाती है, अपने आप आपकी जीत उनकी जीत हो जाती है। जीत हमारी जीत कैसे बने? सिर्फ अपनी जीत को अपने तक मत रहने दो। आपकी जीत आपके हर कर्मचारी की जीत होनी चाहिए। आपकी जीत आपके वो पियोन की भी जीत होनी चाहिए। आपकी जीत आपके डोर कीपर की भी जीत होनी चाहिए। आपकी जीत आपके कस्टमर की भी जीत होनी चाहिए। सब लोगों को जीत का नशा होना चाहिए, तो वो भी जीतेंगे, आपको भी जिताएंगे। वो जीत जाएंगे और आपको जिताएंगे, क्योंकि आपकी बिक्री बढ़ेगी, तो वो भी जीतेंगे, आप भी जीतेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये एक यू एटीट्यूड का फंडा है। तीसरा फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला फंडा है रिसर्च, दूसरा फंडा है यू एटीट्यूड, तीसरा फंडा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंडा है। अब देखिए, जिन्होंने कुछ किया होगा प्यार के मामले में आगे, उनको यह मालूम होगा कि उसमें प्यार इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है हिम्मत। हमारे एक मरीज साहब करके शायर है गुजरात में, उन्होंने गुजराती में एक शायरी निकाली है, लेकिन मैं आपको हिंदी करके वो उसका अनुवाद करके सुनाऊंगा। फक्त 1% चाहिए मोहब्बत के लिए, 1%, 1% चाहिए मोहब्बत के लिए, 99 बचा के रखिए हिम्मत के लिए। पूछना तो पड़ेगा ना आगे जाके कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप करेगी? मैं यहां पे सीशोर पे जा रहा हूं, आप बीच पे चलेगी? अगर नहीं पूछ पाओगे तो अकेले जाओ, आनंद करो, मजा करो, लेकिन अकेले जाओ, क्योंकि हिम्मत नहीं है आपको पूछने की। करेज, हिम्मत सबसे बड़ी एटीट्यूड, करेज। हम लोग अपने आप से हार जाते हैं, कोई हमें हरा नहीं पाता। मैं आपको बताऊं, काफी सारे टारगेट हम सेट करते हैं, काफी सारे गोल हम सेट करते हैं, हम लक्ष्य देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। मुझे अब्दुल कलाम का वो कोट बड़ा पसंद है कि सपने वो नहीं जो हमें रात को नींद में सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रात को चैन की नींद सोने नहीं देते। ये सपने होते हैं, ये असली ख्वाब होते हैं। अभी आपने गुरु फिल्म की एक क्लिप देखी, मैंने धीरूभाई अंबानी का एक इंटरव्यू पढ़ा था। धीरूभाई ने उसमें कहा कि जब मैं एडन में था अफ्रीका में, और उस वक्त पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट था, गाड़ियों में पेट्रोल डाला करता था। तो हम लोग जो अटेंडेंट लोग थे, शाम को खाना खाने के लिए सब साथ में बैठते थे उस वक्त। तो सब लोग, सपने तो हर कोई के पास होते हैं, ख्वाब तो हर कोई देख सकता है, ख्वाबों के ऊपर तो कोई टैक्स है नहीं, उसके ऊपर कोई सेस नहीं है। तो सब लोग अपने अपने ख्वाब देखते थे। तो ज्यादातर अटेंडेंट लोग क्या बात करते थे कि वो कोई अच्छी गाड़ी वाला आ गया होगा पूरे दिन में पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अगर ऐसी बढ़िया गाड़ी हमारी हो जाए कभी तो क्या होगा। सबके एक ख्वाब होता है ना, अच्छी गाड़ी तो हम रोड पे देख ले तो हमें भी लगता है कि चलो ये मिल जाए तो क्या। वो ये होता है, ये मोबाइल में होता है, कार में होता है, शादी में होता है। एक बार जब आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं, अब आगे वाला जो मॉडल आया वो बेहतर था। रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हैं और दूसरे के टेबल पे जो आता है वो आपको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छी चीज है, हमारे टेबल पे जो आया वो तो रूटीन है। ये साइकोलॉजी है हमारी। मैं इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों कि कार वाली बात तो बड़ी सिंपल है। आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए, लगता है, हर किसी को लगता है। मैं बात ये कर रहा हूं कि हमारी जो हिम्मत, हमारा जो जज्बा, हमारी जो ताकत हमारे अंदर आती है, हम ये सोच पाते हैं कि ये ऐसे होगा तो बेहतर होगा, ये मिल जाएगा तो बेहतर आएगा, ये हो जाएगा तो क्या बात है, हमारी लाइफ बन जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अंदर से जब हम हार जाते हैं तो कोई हमें हरा नहीं पाता। मैं धीरूभाई को क्यों याद कर रहा हूं? उन्होंने उस इंटरव्यू में एक बड़ा सेंटेंस किया था, आप अपने दिल में बसा के रखिए वो सेंटेंस को। उन्होंने कहा था कि सब लोग ये सोच रहे थे कि मेरी गाड़ी कितनी अच्छी हो, कितनी बढ़िया हो, कितनी बड़ी हो, कितनी शानदार हो। मैं ये सोच रहा था कि इतनी सारी बढ़िया, शानदार, महंगी गाड़ियां जहां पे रोज आती है, वो पेट्रोल अगर मेरा हो जाए तो क्या होगा। देखिए, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सपने का स्केल डिफरेंट होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हम हारते हैं तो खुद से हारते हैं, हिम्मत छोड़ देते तो अपने खुद से छोड़ देते। लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि ऐसी गाड़ी आ जाए, खत्म हो गई बात, चलो बहुत पा लिया जिंदगी में। कोई धीरूभाई अंबानी ऐसे निकलता है कि जो ये सोचता है कि गाड़ियां तो इतनी बहुत आएगी,
अगर गाड़ियां जिसके लिए आती है यहां पे रोज कतार लगा के वो चीज मेरे पास आ जाए, वो पेट्रोल मेरा हो जाए। देखिए हो गया, हमारे जामनगर में आइए, ये सब लोग यहां से तो है, पूरी वो रिफाइनरी खड़ी करके रख दी पेट्रोल की, पेट्रोल ही उनका हो गया। ये डिफरेंस होता है अंदर की हिम्मत का, जज्बातों का, अपनी ताकत का। हम लोग डर बहुत जाते हैं, हमें ये जो डर की समस्या जो है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों से डर जाते हैं, किसी की वो जो कोई क्रिटिसिज्म करता है हम डर जाते हैं। क्यों मेरे दोस्तों, वो उसका ओपिनियन है, अगर आप फेल हो जाओगे तो उसका ओपिनियन कंफर्म ट्रूथ में बदल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से, अपनी ताकत से, अपने बलबूते पे उसको रॉन्ग सिद्ध कर देते हो तो लोग उसका ओपिनियन भूल जाएंगे, आपको याद रखेंगे। ये सिंपल सी बात। अब क्रिकेट देखते हो, काफी सारे क्रिकेटर ऐसे नहीं आते कि जो आते हैं, वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही फेस चल रहा है। अब कमेंटेटर उसके बारे में कुछ बायोडेटा बताता है कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया, इतनी सेंचुरी की, इतनी सेंचुरी, अभी वो खत्म हो जाए उसके पहले तो सहवाग की इनिंग खत्म हो जाती है। उसका बायोडेटा अभी चल रहा है, अभी वो बता रहा है कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, उसके पहले तो वो पेविलियन में लौट जाता है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया पास्ट परफॉर्मेंस पे नहीं चलती, ये दुनिया लास्ट परफॉर्मेंस पे चलती है। पिछली बार आपने सब रिकॉर्ड खत्म कर दिए, दैट्स फाइन, ग्रेट, वंडरफुल, थम्स अप, शाबाश, लेकिन कल क्या करने वाले हो उस पे सोचो। वरना पिछला तो राहुल द्रविड़ के पास भी था, पिछला तो वीवीएस लक्ष्मण के पास भी था, पिछला तो सौरव गांगुली के पास भी था, सब लोग रिटायर होके चले गए, क्योंकि आज नहीं हुआ, आज नहीं रहा, आज रहेगा तो आप रहोगे। तो ये जो बात है, हम डर जाते हैं इसलिए। अब सोचो, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत कहां पे हुई, आपको मालूम है सबसे ज्यादा मौत कहां पे हुई? काफी सारे युद्ध क्षेत्र है, युद्ध के मैदान है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा मौत मेरे दोस्तों खटिया पे हुई है, हॉस्पिटल की, घर की, कहीं पे भी, किसी पे भी, बेड पे हुई है। लोग सबसे ज्यादा, आप एक लिस्ट बना लीजिए, मैंने भी अपने काफी सारे स्वजन को खोया है, आपने भी कभी ना कभार खोया होता है, तो जिंदगी का क्रम है, मृत्यु, विदाई, तो आप लिस्ट बना लीजिए। तो क्या सब लोग मैदान में ही गए, फ्रंट पे है, वॉर में? नहीं, आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 98% हमारे परिवार के लोग जो है, वो तो जब आखिरी सांस उन्होंने कहां पे ली, सोते हुए ली, बेड पे, चाहे वो बेड हॉस्पिटल पर रहा हो, चाहे वो बेड घर का रहा हो। लेकिन हम जब अभी जाओगे आप आराम करने के लिए रात को, तो सोते हुए डर जाओगे कि ये तो ऐसी जगह है कि जहां पे सब लोग मर ही जाते हैं, हमारे खानदान के 98% लोग यहीं पे खत्म हो गए, तो हम कैसे सो सकते हैं यहां पे? नहीं, हम सो जाते हैं क्योंकि हमें उसका एहसास नहीं रहता। हम ये सोचते हैं कि हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं ले गए, ये बेड हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो वो तो बीमार होगा, उसका बिगाड़ेगा, हमारा क्यों बिगाड़ेगा। बस यही सोच से आप बिजनेस कीजिए, यही सोच से बिजनेस कीजिए। हम ये सोचते हैं कि पहले नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। अब पहले तो 200 रन नहीं बनते थे क्रिकेट में, आज बन जाते हैं। पहले तो ऑस्कर अवार्ड में भारत का कोई गाना नहीं बजता था, अब बजता है। अब देखो, पहले तो हम लोग आज से 100 साल पहले अगर यहां पे गोवा में इकट्ठा हुए तो पैंट शर्ट पहन के भी नहीं होते, धोती कुर्ता पहन के आए होते। आज डिफरेंट क्लॉथ पहन के आ गए, डिफरेंट ऑटोमोबाइल लेके आ गए। 10 साल पहले मोबाइल नहीं होता था, लोगों को मोबाइल का कम्युनिकेशन, आज सूचना देनी पड़ती है कि मोबाइल अपने साइलेंट मोड पे रखिएगा। तो जो नहीं हो सकता है उसके बारे में फिक्र करना छोड़ो, पूरी जिंदगी बर्बाद उसमें कर दोगे जो नहीं हो सकता है उसमें, हाइट कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन जो हो सकता है उसमें अपना 100% डालो। क्रिकेट हो सकता है मुझसे, मैं क्रिकेट में अपना 100% डालूंगा, देख लो एक दिन आपकी हाइट अमिताभ बच्चन से भी ऊपर हो जाएगी, आपके नजर के सामने। रानी मुखर्जी एक एक्ट्रेस आई थी, उसने अपने आप रिटायरमेंट ले लिया, वरना सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किए, सभी बड़े बड़े अवार्ड्स भी लिए। अब किसी को आप बोलो कि आपको हिंदी फिल्म में हीरोइन होना है, सेंट्रल रोल पे, बड़े बड़े खान लोगों के साथ काम करना मिले, सब अमिताभ बच्चन से लेकर ऋतिक रोशन तक सबकी हीरोइन हो जाओ, ऐसा काम करना है, तो आपको कहना चाहिए ना कि भाई वो ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, डांसर होनी चाहिए। लेकिन आप रानी को देखो, उसको डांस नहीं आता था, उसकी त्वचा तो श्याम थी और आवाज तो जैसे वो दो थालियां हम टकरा रहे हो बीच में स्टील की, ऐसी थी। हस्की वॉइस जिसको बोला जाता है, डस्की स्किन, हस्की वॉइस, शॉर्ट हाइट, नो डांसिंग पावर, और फिर भी हिंदी फिल्म की हीरोइन बनना है, बन गई आपके सामने। सब लोगों के साथ मैंने कहा काम किया, गोविंदा से लेकर आमिर खान तक,
कैसे कि जो हो सकता था उससे, वो क्या था? अभिनय, एक्टिंग, उसमें 100% उसने डाल दिया, तो एक्टिंग की वजह से पूरी दुनिया ने उसको सराहा। सिर्फ लुक की वजह से नहीं, अगर लुक की वजह से चला जाता होता तो मंदाकिनी माधुरी दीक्षित से बड़ी स्टार होती। ऐसा नहीं होता हर जगह। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि गाड़ी तो बाहर कितनी भी चमचमाती आप रख ले, उसका इंजन, उसकी चेसिस सही होनी चाहिए अगर आपको भागना है तो। और यह बात मैं सिर्फ 2 बातों से कहना समझाना चाहता हूं आपको, सिर्फ 2 बातों से, सिंपल सी 2 बात, जीवन में याद रखने जैसी बात। एक है स्टीव जॉब्स। ये ग्रोथ इज लाइफ का पूरा स्लोगन किसी एक जिंदा इंसान को, जो यानी जिंदा मानी अभी तो है नहीं वो दुनिया में, 2011 में वो चले गए हमें छोड़ के, लेकिन एक ऐसे आदमी जिनको हम देख सकते थे, सोच सकते थे, परख सकते थे कि ये है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है, लीजेंड नहीं है, ये हमारे सामने हुआ, हम छू सकते थे इसको, ऐसा आदमी था। किसी एक ऐसी व्यक्ति को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा स्लोगन, तो स्टीव जॉब्स को करना चाहूंगा। ग्रोथ इज लाइफ। उसने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, पूरी दुनिया को होम पीसी का कॉन्सेप्ट 1984 में उसने दिया, एप्पल मैकिंटोश। कंपनी बड़ी हो गई, स्टीव जॉब्स से तब यंग था, अपनी ही कंपनी ने, डायरेक्टरों ने उसको लात मार के निकाल दिया कि ये बच्चा को, इसको तो सिर्फ कंप्यूटर बनाना आता है, बिजनेस करना कहां आता है। आप देखो, एक बार आपको पूरी गेम चेंजिंग जैसी सक्सेस मिल जाए, पूरी दुनिया को आप एक नया इन्वेंशन दे दे और आपको अपनी ही कंपनी लात मार के निकाल दे, आपको कैसा लगेगा? लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, लोग सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, खून कर लेंगे। नहीं, स्टीव जॉब्स ने यह किया कि चलो सिर सलामत तो पकड़िया बहुत, आगे सिर तो सलामत है ना हमारा, बुद्धि तो है हमारे पास, काम करने का जज्बा तो है हमारे पास। नई नई कंपनियां बनाता गया, पैसे नहीं थे उसके पास, कंप्यूटर एनिमेशन में गया, पिक्सार नामनी कंपनी बनाई, पिक्सार कंप्यूटर एनिमेशन। जो आप देखते हैं कंप्यूटर पे सब एनिमेशन, ये चाहे कार्टून फिल्म भी देख लो, वोडाफोन के जुजू देख लो, ये सब कंप्यूटर पे अब बनता है। अब कोई पेंटिंग करके नहीं बनाता, ब्रश लेके नहीं बनाता कैनवास पे। कंप्यूटर एनिमेशन की पहली फिल्म पिक्सार ने बनाई, टॉय स्टोरी, 1994 में। उसमें से जॉब्स ने पैसे कमाए, वापस एप्पल कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर के तौर पे आया, रिटर्न हुआ। मुझे याद है 97 में जब उसकी फर्स्ट मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग, और सबने कहा कि अब तो कंप्यूटर हमारे एप्पल के नहीं चलते, अब तो विंडोज आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया और सारे कंप्यूटर आ गए। जॉब्स ने कहा कि कल नई सीरीज लॉन्च करते हैं, iMac। और सब इंजीनियर ने कहा कि भाई नया तो इतने शॉर्ट टाइम में नया कैसे लाएंगे? जॉब्स ने कहा कि नहीं, कंप्यूटर नया नहीं करना है, लुक नया करना है, लोगों को चेंज चाहिए। मैंने जब 1984 में पहला कंप्यूटर बनाया, तब से लेकर 97 तक मैंने कंप्यूटर का जो बॉडी था प्लास्टिक का, मोल्डेड प्लास्टिक शीट, वो व्हाइट कलर का रखा था पहला कंप्यूटर में, क्योंकि तब व्हाइट प्लास्टिक ही मिलता था, कलरफुल प्लास्टिक नहीं मिलता था। तो लोगों ने यही सोचा कि कंप्यूटर का कलर तो व्हाइट ही होना चाहिए, और कंप्यूटर पे कलर कैसे आ सकता है? प्लास्टिक का तो आप चाहे वो कलर डाल सकते हो प्लास्टिक में। तो अब तक 13 साल से लोग कंप्यूटर में काफी सारा नया नया करते रहे, लेकिन कंप्यूटर का लुक वैसे ही रखा, प्लास्टिक का व्हाइट डिब्बा। तो चलो हम कलरफुल कंप्यूटर बनाते हैं, ऑरेंज कंप्यूटर, ब्लू कंप्यूटर, रेड कंप्यूटर, पर्पल कंप्यूटर। और iMac की पहली सीरीज लॉन्च हुई और लोगों ने लगा कि वाह, कंप्यूटर अगर हमारे पास होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, पेपरमिंट जैसा कंप्यूटर, टॉफी जैसा कंप्यूटर। देखिए, नई सोच का जादू है, ग्रोथ इज लाइफ। ऐसे ग्रोथ हो सकता है। वो वापस आया, कंपनी पे कब्जा किया, फिर एप्पल अपनी की, और फिर आईपॉड बनाया, पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री खत्म कर दी, कैसेट का अंत कर दिया, मृत्यु हो गई कैसेट की आपकी नजर के सामने। आईफोन बनाया, पूरी दुनिया के फोन टच स्क्रीन हो गए। नोकिया बदला ही नहीं, तो नोकिया खत्म हो गया, सैमसंग बदल गया, सैमसंग छा गया। अभी मैं कार में आ रहा था, मेरी मोबाइल की बैटरी लो थी, मैंने पूछा कि चार्जर है कार में, एयरपोर्ट से उतरकर, तो क्या सैमसंग का चार्जर है सर, और कोई चार्जर? मैंने कहा मेरे पास वही मोबाइल है। अभी आपकी नजर के सामने नोकिया रेनिंग कंपनी राज करती थी, ग्रोथ नहीं किया नोकिया ने, आगे नहीं बढ़े, नया सोचा नहीं। जॉब्स ने एक टच स्क्रीन निकाल दिया, सैमसंग ने ग्रैब कर लिया वो टच स्क्रीन। आईफोन और सैमसंग ने मिलकर पूरी दुनिया की फोन की मार्केट को खत्म कर दिया, सब कंपनियों का। देख लो, हाई एंड में वही है, स्मॉल एंड में हो बाकी सब फोन तो 2000-3000 वाले जो स्मार्टफोन की दुनिया HTC हो। अभी आपको मालूम होगा, ब्लैकबेरी जैसी कंपनी जो मुस्ताक थी कि नहीं हम तो बिजनेसमैन एलाइट क्लास के फोन बनाते हैं, उन्होंने अब टच स्क्रीन कर दिया अपने नए वर्जन में, 10, ब्लैकबेरी 10। ग्रोथ इज लाइफ, वो स्टीव जॉब्स का सूत्र था। आईपॉड बनाया,
आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, कैंसर हो गया उसको, पेनक्रियास था, डॉक्टरों ने कह दिया कि 3 महीने ये आदमी जी सकता है। 2004 में 3 महीने नहीं, वो 7 साल जिया उसके बाद, 3 इन्वेंशन निकाले उसके बाद, तो उसने पूरी दुनिया के गेम चेंज कर दे ऐसे। और उसने कहा है अपने एक लेक्चर में, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही है। उसने कहा कि जब मैं ब्रश करने के लिए बाथरूम में अपने शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि आज का दिन तो आखिरी दिन होगा। यू नेवर नो, आज का दिन तो आखिरी दिन होगा। ये तो गिफ्ट ऑफ गॉड है, ये तो ऊपर वाले की करामत है कि मैं आज जिंदा हूं, वरना तो सो गया होता, आज उठा नहीं होता सोने के बाद। तो आज के दिन में ऐसा करके कुछ जाऊं कि जब मैं चला जाऊं तब भी लोग मुझे याद करें कि नहीं, एक बंदा था और इसने ये किया। ये ग्रोथ है, ये लाइफ। हम जीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा छोड़ के जाते हैं, क्या निशानियां हैं हमारे पास नई जनरेशन को देने के लिए कि ये हमने करके दिया आपके लिए, ये हमने आपके लिए बढ़ाया, बनाया, आपको दिखाया कि ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। जब टेंसिंग और हिलेरी माउंट एवरेस्ट से ऊपर आए तब तो वो न्यूज चैनल वाले नहीं थे आपको कैसा लग रहा है पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको पूछा गया कि आप क्यों माउंट एवरेस्ट पे गए। वहां पे खजाना तो था नहीं, कोई वहां पे कोई गोल्ड रिजर्व तो है नहीं माउंट एवरेस्ट पे कि वो निकालने के लिए गए थे, एडवेंचर के लिए गए थे, थ्रिल के लिए गए थे। उनको पूछा कि क्यों गए थे और उन्होंने जवाब दिया था, बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि वी वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बिकॉज इट इज देयर एंड इट चैलेंजेस अस। अब तक जब हम हिमालय के शिखर को ये देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम पर्वतारोह के, हम माउंटेनियर है, और ये सबसे बड़ा शिखर है जो हमें चैलेंज कर रहा है कि अब तक किसी जिंदा इंसान के कदम मेरे ऊपर नहीं पड़े, और हमें लगता था कि अब तक किसी के नहीं तो हमारे पहले क्यों नहीं। ये एटीट्यूड होती है जीत की कि या तो मैं जिस रास्ते पे जाऊं उस रास्ते में सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे निकल जाओ, और या तो मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊं, और खुद का रास्ता बनाएंगे तो पहले चलने वाले हम ही होंगे, सबको पीछे आना पड़ेगा। ये जज्बात होते हैं जीत के। मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? आपको सबसे ज्यादा प्लेजर कब फील होता है? मुझे मालूम है यहां पे जितने बैठे हैं उनके अपने अपने जवाब होंगे। कोई कहेगा कि भाई बारिश होती है और हम नहाने निकलते हैं, कोई कहेगा कि बीच है और हम उसमें नहाते आनंद होता है, कोई कहेगा कि ये खाना मिलता है, कोई कहेगा कि ऐसे बड़े बड़े लेक्चर जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं तब सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। आपका कोई जवाब है तो मुझे दीजिए। स्लीप, यस, गुड। ये इतना कम से कम मालूम तो हुआ कि आप लोग सोए हुए नहीं है। ये आपने स्लीप का जवाब, आपको आनंद तो बड़ा मिलता होगा स्लीप में, लेकिन आज वो आनंद मैंने छीन लिया आपका। थैंक यू। और कोई? यस सर। जीत हो जाती है तब, यस, गुड। सपना पूरा होता है तब, गुड। ये जैसे इन्होंने कहा ऑनेस्ट आंसर देना, वो मुझे राजी रखने के लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका, मैं समझ गया कि आपका तो यही लगता होगा, लेकिन मैं कह देता हूं, ये हमारे यहां पहले से सिखाया जाता है पाठशालाओं में कि देखो बच्चों, जब आपको आदर्श की बात पूछी जाए तो गांधी जी का नाम देना। तो अगर धीरू भाई का नाम देना भी चाहे तो नहीं दे सकता, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि खुला, ये खुला मंच है। आपने अब तक तो इतना बोलने के बाद मुझे पहचान लिया होगा कि भाई मैं ऐसा कोई आदमी तो नहीं हूं कि आपको जज करूंगा कि भाई ये होगा वो होगा, आपने ऐसा जवाब क्यों दिया, ऐसे क्यों हो, ऐसा नहीं करूंगा मैं। जवाब तो काफी सारे, एक बार मैंने ऐसे ही आपके जैसे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और सवाल पूछा था, तो किसी ने कहा कि किस करते वक्त सबसे ज्यादा आनंद होता है। किसी ने कहा कि भाई ये जो हम के नए कपड़े लेके आते हैं उसमें सबसे ज्यादा, किसी ने नए जूते लेके जब आते हैं तो सबसे बड़ा आनंद होता है। लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं होती है आनंद की। मेरी व्याख्या मैं आपको बताता हूं, अपनी व्याख्या। मेरी व्याख्या आनंद की यह है कि कोई आपको कह दे कि आप निकम्मे हो, आपसे नहीं हो पाता, आपसे नहीं हो सकेगा, ये आपका बस की बात नहीं है, ये आप नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। लोगों को आदत है ना सर्टिफिकेट देने की दूसरे के बारे में। तो सबसे फेवरेट एक्टिविटी है हमारे देश में, हम कुछ करें या ना करें लेकिन दूसरे के ऊपर सर्टिफिकेट निकाल के देते वो क्या कर रहा है, और उसमें हम टेलीस्कोप रख के नजर लेते हैं, अपने आप में नहीं झांकते। अपना मोबाइल बंद करके अपने अंदर का रिंगटोन नहीं सुनते, लेकिन दूसरे के मोबाइल में कौन सी रिंगटोन बज रही है वो हम नोट करते हैं। तो
अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप ऐसे 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 हो जाओगे, निकम्मे हो, नहीं पहुंच पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे, नहीं हो सकेगा, आपके बस की बात नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं, आपकी सोच नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, और अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, दलील करेंगे, जीत नहीं पाओगे। दलील से दिल नहीं जीते जाते, वरना तो रोमांस में सब लोग आर्ग्यूमेंट करके ही शादी कर लेते, ऐसे नहीं होता, टूट जाती है शादी, होती नहीं आर्ग्यूमेंट से। दिल कैसे जीते जाते? आप चाहे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद करके दिखा दो, और फिर कुछ करो मत, बोलो मत, सिर्फ जिस इंसान ने आपको कहा है कि ये नहीं हो पाएगा, उसके सामने जाओ, उसकी आंखों में आंखें डालो और एक छोटा सा हल्का सा स्माइल देके निकल जाओ, तब आपको जो अंदर महसूस होता है, जो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा आनंद है। जिसने महसूस किया होगा उसको पता होगा कि कितना बड़ा आनंद है। किसी ने आपको अपमान करके निकाल दिया, जैसे गांधी जी को धक्के मार के वो स्टेशन पे उतार दिया था, तो वो तो वकील आदमी थे, 200 पाउंड का केस कर देते, मिल जाते 200 पाउंड। लेकिन उन्होंने ये किया कि नहीं, ये सब कैसे चलेगा, आज मैं हूं, कल कोई और होगा। तो एक तो ऐसा हुआ ना, 30 साल के बाद उन्होंने पूरी हुकूमत को निकाल के रख दिया, उसमें गार्ड ने उसको निकाला था, 1947 में पूरी हुकूमत को उसने निकाल दिया। ये होता है। ग्रांड जेआरडी टाटा, ओल्ड जेआरडी टाटा, जिन्होंने पूरा टाटा एम्पायर बनाया, उस वक्त हम गुलाम थे। जॉर्ज हैमिल्टन फौलाद मिनिस्टर था, स्टील मिनिस्टर ब्रिटेन का, लंदन में। वो लाइसेंस लेने के लिए गए थे कि मुझे आयरन एंड स्टील की कंपनी बनानी है, और हैमिल्टन ने कटाक्ष में उसको नीचा दिखाने के लिए टाटा को ऐसे कहा था कि यू स्लेव पीपल, यू वांट टू मेक ए ग्रेट इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील इन इंडिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर टाटा, अगर हिंदुस्तान में अपने हिसाब से कोई आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री बनाए और उसमें स्टील का उत्पादन करे, तो मैं अपना ऑमलेट के साथ वो स्टील खा जाऊंगा। मतलब आप बना ही नहीं पाएंगे, आपकी ये औकात नहीं है कि आप स्टील बनाओ। टाटा बिजनेसमैन थे, पारसी लोग आधे गुजराती होते हैं, तो वो दलील नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, लेकिन उनको मालूम है कि एक्शन कैसे किया जाता है। तो निकल गए वहां से खड़े होकर, एम्पायर बनाया जमशेदनगर, टाटा स्टील बनाई। मेरे दोस्तों, आपने एक समाचार पढ़े होंगे कुछ साल पहले कि रतन टाटा ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी कोरस टेक ओवर कर ली। जगुआर तो की, लेकिन कोरस भी टेक ओवर कर ली। अब सोचो, अब लंदन में तब हैमिल्टन साहब जिंदा होते तो उन्हें कितना सारा स्टील खाना पड़ता, टन के हिसाब से खाना पड़ता, क्योंकि ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनी टाटा ने खरीद ली। तो ये जवाब होता है मेरे दोस्तों, ये आंसर होता है, ये ग्रोथ होता है, ये लाइफ होती है। लाइफ में आएंगे ऐसे मोड़ आएंगे जब आप झुक जाओ, जब आप टूट जाओ, होगा ये। हर रोज तो ये तो गेस्ट हाउस जैसा होता है हर दिन हमारा। कौन चेक इन करता है किसे मालूम। आज सुख ने चेक इन कर दिया, कल दुख चेक इन करेगा। आज कोई अच्छी बात ने चेक इन कर दी, कल कोई बुरी बात चेक इन करने के लिए आ जाएगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि चेक इन करने वाला गेस्ट हाउस में परमानेंटली रहता नहीं, तो सुख भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, दुख भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। रहेंगे क्या? आप रहेंगे, आपका जज्बा रहेगा। मैं आखिरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं वो वही बताने जा रहा हूं, जो मेरे बड़े फेवरेट कैरेक्टर है। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। पूरी दुनिया को सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच भारत ने सिखाई, कृष्ण की भगवत गीता। आप उसका धर्म की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए कि एक डिप्रेस्ड योद्धा, वॉरियर, डिप्रेस्ड वॉरियर अर्जुन, विषाद योग, विषाद, डिप्रेशन में था। मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं ये क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा, इन लोगों के सामने मैं हथियार कैसे उठाऊंगा, कैसे कंपटीशन में खड़ा रह पाऊंगा। उस वक्त कृष्ण ने उसको भगवत गीता सुनाई, मोटिवेशनल स्पीच, युद्धस्व, उठ खड़ा हो जा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें ऐसा नहीं कहा कि मैं हूं तो चल मैं तेरे ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं लड़ देता हूं। नहीं, यथेच्छसी तथा कुरु। तू अगर कन्विंस है अंदर से तो खुद लड़, खुद अपनी लड़ाई लड़। मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तो वो ओ माय गॉड में अक्षय कुमार परेश रावल को कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, बाइक पे तुम्हें छोड़ दूंगा वहां तक, लेकिन लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं लड़ने के लिए नहीं आऊंगा तुम्हारे। तो कृष्ण की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण की लाइफ आप देख लिया, ग्रोथ इज लाइफ। अब देख लो, जेल में आप देख लो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये हमारे पास तो ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टेकल है, ये है। जेल में पैदा हुए, गांवों के देहातों के बीच में बड़े हुए। अब
अर्जुन के पास तो कृष्ण थे समझाने के लिए कि भाई पितामह को मारने में कोई अभी बुराई नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म की बात है, न्याय की बात है। कृष्ण ने 16 साल की उम्र में जब मामा कंस को खत्म किया तो उसके पास तो कोई नहीं था, सेल्फ डिसीजन लेना पड़ा था कि ये करना है तो करना है। गोवर्धन पर्वत उठा के रख दिया आपके नजर के सामने। आप देख लो, दूसरों की समस्या ये थी ना। ये एक ही ऐसा किरदार मिलेगा पूरी दुनिया में कि जो चीर हरण भी करता है। गोपियों के जब मस्ती के मूड में होता है तो चीर हरण भी करता है, और जब सिंसियर मूड में होता है, सीरियस मूड में होता है तो चीर पूरता भी वही है द्रौपदी का। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। आप भी यही करने वाले हो। आज भी वर्क चल रहा है, फिर प्ले भी होगा। मैं इसकी बात, कृष्ण की बात इसलिए बताऊं कि उन्होंने चॉइस की है अपनी लाइफ में। जब रेडीमेड उनको सिंहासन मथुरा का मिल रहा था कि मैं यहां पे बैठ जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि उग्रसेन को बिठा दो, मैं यहां पे रहूंगा नहीं, मैं जाऊंगा अपनी यात्रा सांदीपनि ऋषि के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए, क्योंकि ज्ञान मेरे पास नहीं है। सिंहासन तो बहुत आएंगे अगर ज्ञान होगा। वो पढ़ने के लिए चले गए, और एक आदमी के जिसने अपने वो जो चला आता था सिंहासन, वो छोड़ दिया, गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दिया, जो छोड़ा उसमें वापस नहीं गए। वो राधा को, गोपियों को छोड़ने के बाद उन्होंने वो टिक 20 की बोतल नहीं ढूंढी, वो रेलवे लाइन नहीं ढूंढी सुसाइड करने के लिए। अब मेरी राधा चली गई। उनको मालूम था कि राधा चली जाती है तो रुक्मणी आती भी है। आपको टिके रहना चाहिए विकेट पे। एक रुक्मणी नहीं आती, सत्यभामा भी आती है और जामवती भी आती है। अगर आप टिके रहोगे तो रन आएंगे ना, वो टिके विकेट पे ही नहीं रहोगे, सुसाइड कर लोगे, कैसे आएंगे? तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक सिंपल सी बात कि उसने कही कि मैं अपनी द्वारका बनाऊंगा, सोने की द्वारका बनाऊंगा, गुजरात जाके बनाऊंगा, लेकिन अपनी होगी, जो होगी वो मेरी नगरी होगी, वो मेरे पुरखों की नगरी नहीं होगी, मेरी खुद की नगरी होगी। तो वहां पे हस्तिनापुर वालों को आना पड़ेगा कि आप हमारी मदद कीजिए। ये ग्रोथ है अपना। आप देखो कितना विस्तार होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया। एक जेल में से आया हुआ आदमी, छोटा बच्चा जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आज 5000 साल से उसकी आइडेंटिटी है। और उन्होंने दोनों हाथ में एक एक बात रखी है, एक हाथ में बांसुरी रखी और एक हाथ में सुदर्शन चक्र रखा है। ये लाइफ का फंडा मेरे दोस्तों। लाइफ में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो गोपियों जैसे हो गए, अच्छे हो गए, आपको प्यार करेंगे, आपको मोहब्बत करेंगे, आपके साथ गाना गाएंगे, आपके साथ हंसी खुशी नाचेंगे, आपका शुभ चिंतन करेंगे, आपका हित देखेंगे। तो उनके सामने सुदर्शन चक्र नहीं चलाना चाहिए, उनके सामने बांसुरी बजानी चाहिए। कृष्ण ने कभी घर में भगवत गीता का उपदेश नहीं सुनाया, जहां पे सुनाना था वहीं पे सुनाया। घर में किसी को बोर नहीं किया सुना सुना के कि चलो पहले खाना फिर परोसो, पहले मैं सुनाता हूं कि दुनिया क्या है, विश्व क्या है, विश्व रूप क्या है। लेकिन आपको शिशुपाल जैसे लोग मिलेंगे जो आपको गालियां देंगे, तो आपको सहनशील हो, सहन कीजिए, 100 गालियां सहन कर लीजिए, लेकिन वहां पे बांसुरी नहीं चलेगी। शिशुपाल के सामने बांसुरी नहीं चलती, दुर्योधन के सामने बांसुरी नहीं चलती, वहां पे सुदर्शन चक्र चलता है। महाभारत की एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार, कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध के बाद एक ही योद्धा का अग्नि संस्कार अपने हाथों से किया था, आपको मालूम है? भीष्म का नहीं, अभिमन्यु का नहीं, एक ही योद्धा का अग्नि संस्कार कृष्ण ने अपने हाथों से किया था। कर्ण इतना वो फोकस से कर्ण के ऊपर के वो श्रापित था, विद्या उसके पास नहीं थी। घटोत्कच ने वो शक्ति भी ले ली थी, कवच कुंडल मांग लिए थे इंद्र ने, कुंती ने वचन मांग लिया था कि 5 पांडवों में से एक को ही मारना। इतने सारे बावजूद वो जब रथ के पेड़े को लिए नीचे था, तब कृष्ण ने कहा कि इसको अभी मार दो, ये ऊपर नहीं बैठना चाहिए। 11 दिन तक भीष्म ने नहीं रखा। जो दुर्योधन 5 गांव देना नहीं चाहता था अपने भाइयों को, सगे भाइयों को समाधान के लिए, सुचिताग्रपी 100 की नोक जितनी जमीन देना नहीं चाहता था, उसने कर्ण को पूरा राज्य दे दिया, अंगराज कर्ण। क्यों? यह मैं आपको आखिर में बताना चाहता था, क्योंकि आपको याद रहे। अगर आगे की बात भूल जाओ तो ये याद रहे। कर्ण की जब महाभारत में परीक्षाएं होती है, राजकुमार की उसकी एंट्री होती है, वो पहले से ही अपने किस्म का इंसान है, मार्वेल जैसा इंसान है, कि भाई उसको द्रोणाचार्य ने कहा कि यहां पे एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन फुल है, ये तो राजकुमारों की स्कूल है, ये ग्रांटीनेट स्कूल है, उस पर गवर्नमेंट ग्रांटीनेट वाले ही पढ़ते हैं बच्चे। तो उससे कह दिया कोई बात नहीं, मैं अपनी सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, परशुराम यूनिवर्सिटी। मैं ही स्टूडेंट, मैं ही गुरु, मैं ही स्पॉन्सर। ये एटीट्यूड है उसका, जो एटीट्यूड है वो जीत, हमारी जीत का एटीट्यूड था। वो एक श्लोक बोलता है, महाभारत में एक श्लोक लिखा हुआ है, उसको पूछा जाता है कि तुम सूत पुत्र हो, तुम्हारी औकात नहीं है राजकुमारों के साथ परीक्षा देने की, तुम कैसे आ गए यहां पे?
और वो कहता है कि देवायत्तम कुले जन्मम, किस संजोगों में, किस घर में, किस धर्म में, किस बैकग्राउंड में, कहां पे जन्म हो जाए, थोड़ा मैं सिलेक्ट करके आता हूं। कोई एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा हम भरते हैं, तो हम मुकेश अंबानी के एंटेला में ही जाके पढ़ते हैं ना, सब खाली पड़ा है अभी भी बंबई में, 36 करोड़ लगा के रखे और अभी रहने के लिए नहीं गए। ऐसा एप्लीकेशन कोई नहीं भरवाता। होता क्या है हमारी लाइफ में, देवायत्तम कुले जन्मम, किस बैकग्राउंड में, कैसे संजोगों से हमने शुरू किया, किसी परिस्थितियों हमारे सामने आई, हमारे हाथ में नहीं है, वो सिलेक्शन हम नहीं कर पाते। मदायत्तम तु पौरुषम, लेकिन पराक्रम दिखाना मेरे हाथ की बात है। आई विल शो यू माई स्ट्रेंथ। पराक्रम दिखाना मेरे हाथ की बात है। मुझे कैसे कार्ड आए खेलने में बाजी, वो तो मेरी सोच नहीं है, मेरी चॉइस नहीं है। जैसे वक्त ने दिखा दिए वैसे कार्ड आ गए मेरे हाथ में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि खेला कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है। इसलिए कृष्ण को यह भय था कि ये अकेला इंसान, वो दुर्योधन के साथ निगोशिएशन करके बाहर आए थे तो कर्ण को प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाया था, ऑफर दी थी, बहुत बड़ी ऑफर दी थी। हमारे पॉलिटिक्स में जैसे वो देते हैं ना, ऐसी ऑफर दी थी कि आपको सिंहासन दे देंगे हस्तिनापुर का, द्रौपदी आपकी हो जाएगी, लेकिन आ जाओ हमारी साइड में। लेकिन कर्ण कमिटेड आदमी था, लॉयल आदमी था। उसने कहा कि मेरे दोस्त का भरोसा टूट जाएगा, मरना तो निश्चित है, लेकिन ऐसा कलंक लेके मैं नहीं मरूंगा कि दोस्त का भरोसा तोड़ के मैं आपके सामने आ गया। इसलिए उसका अंतिम संस्कार कृष्ण ने। स्ट्रेंथ इज पावर माय फ्रेंड, स्ट्रेंथ, जीत हमारी जीत, ये बात। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घोड़े पे सवार होकर निकलते हैं युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, वही तो कभी गिरते हैं। अगर घोड़े पे निकले, कुछ प्रयत्न किया लड़ने का, तभी तो गिरे। वो तिफल क्या गिरे, वो छोटा आदमी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तो गिरने वाला नहीं, क्योंकि वो कहीं पे पहुंचने वाला भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपकी उड़ान ऊंची होनी चाहिए, आपकी नजर ऊंची होनी चाहिए, आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए, ये पूरा विस्तरण होना चाहिए उसका। और याद रखो कि जिसको कहते हैं कि बेड ऑफ रोजेस, गुलाब की पथारी किसी को नहीं मिली जिंदगी में जीने के लिए और सफल होने के लिए। हम हाथ जोड़ के जिनके सामने खड़े हो जाते हैं, उन किरदारों को देखो। कृष्ण की तो अभी बात मैंने की, राम को वनवास मिला, पत्नी का वियोग मिला, शिव को एक पत्नी का मृत्यु हो गया, तांडव करना पड़ा सती के वियोग में, भभूत लगा के बैठना पड़ा, और दूसरी पत्नी फिर मिली पार्वती। सबकी कहानी आप देख ले। महावीर के कान में कीड़े भोंक दिए गए, बुद्ध को जहर दिया गया, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना हिजरत करके जाना पड़ा। ये मोहर्रम का पूरा त्योहार इसलिए तो है, मातम का त्योहार है। जीसस क्राइस्ट को सूली पे लगाया गया, 32 साल की उम्र में सूली पे लगाया गया। हम जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ना, चर्च में जाके, देवल में जाके, गुरुद्वारा में जाके। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ वाले सिख पंथ के, उनके पिताजी की हत्या करवाई गई। गुरुद्वारा शीशगंज अभी भी है चांदनी चौक में। 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं, चिड़िया के संग बावत लड़ाऊं, उसकी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। तो कोई, हम जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनकी जिंदगी कोई फूलों की कोई चादर नहीं थी उनमें, कोई गुलाब की पंखुड़ियां जैसी जिंदगी नहीं जिए सब। वो कांटों से निकल के निकले, लेकिन उन्होंने दूसरों को गुलाब दिए, इसलिए आज वो भगवान है। हर एक आप देख लीजिए, हर एक ये किरदार देख लीजिए, चाहे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शिव, जीसस, मोहम्मद साहब, देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह, वो भगवान इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने दूसरों को गुलाब देने की कोशिश की, अपने आप को कांटों पे चलाया। सबको चलना पड़ता है, लेकिन आपको हिम्मत करके टिकना भी पड़ता है। आप फिल्म देखने के लिए जाओगे, 5 मिनट देर से पहुंचोगे, शो शुरू हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। आप ये सोचोगे कि पूरी लाइट हो जाए तब मैं देखूं, तो इंटरवल में फिल्म देखोगे, आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल को चालू कीजिए, उसमें टॉर्च जैसी कुछ रोशनी होगी, एक कदम आगे बढ़े इतनी रोशनी होगी, एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। एक स्टेप आगे चढ़ जाओ तो फिर दूसरा स्टेप दिखाई देगा, दूसरा स्टेप आगे चढ़ जाओ, तीसरा स्टेप दिखाई देगा, तीसरा चढ़ जाओ, चौथा दिखाई देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सीट पे आप पहुंच गए और कब फिल्म देखने लगे। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अगर ग्रोथ करना है, जीत को जीत बनाना है, तो ये मत सोचो कि पूरी थिएटर में लाइट होगी तभी हम बाहर निकलेंगे, तभी हम देखने के लिए बैठेंगे, सब कुछ सही होगा तभी हम काम करेंगे। नहीं, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक कदम भी अगर बढ़ जाए तो बढ़ना चाहिए। हिमालय के ऊपर जाना है तो रास्ता तो हमारे घर से ही शुरू होगा ना, उसकी दिशा में हमें एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ट्रैवल एजेंट के पास जाके टिकट तो बुक करवानी पड़ेगी ना, हिमालय थोड़ा घर पे आ जाएगा।
ये बात मैं आखिर में आपको कहना चाहता था मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। बड़े पेंटर थे, रेनवार करके, फ्रांस के। बूढ़े हो चले, आर्थराइटिस हो गया, हड्डियों में दम नहीं रहा, ताकत नहीं रही। पेंटिंग बनाते थे, अपने हाथ को पट्टियां वो डालनी पड़ती, पेन किलर का तो जमाना वो था नहीं, तो दर्द बहुत होता था, पीड़ा से कराह उठते थे, फिर भी पेंटिंग बनाते थे। उनके शिष्यों ने आके कहा कि गुरुजी आप क्यों पेंटिंग बनाने के लिए इतनी तकलीफ लेते हैं, इतना प्रॉब्लम, इतनी पेन आपको फेस करना पड़ता है एक पेंटिंग बनाने के लिए, क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया था अपने शिष्य को कि माय सन, ब्यूटी रिमेन्स, पेन पासिस। ये जो ब्यूटी है ना पेंटिंग की, खूबसूरती, वो तो रह जाएगी पूरी दुनिया में सालों तक, सदियों तक। पेन पासिस, मैंने किस तरीके से बनाया, कैसे पट्टियां डाल के, कैसे दर्द से चिखते हुए बनाया, वो कोई नहीं याद करेगा, वो भूल जाएंगे लोग। पेन पासिस, दर्द हम भूल जाते हैं, लेकिन जो ब्यूटी होती है, सौंदर्य होता है, वो हम याद रखते हैं पूरी जिंदगी। यही तो जिंदगी है, यही तो बात है। हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतनी बड़ा बिजनेस कारोबार बनाया, काफी सारा पेन होगा उसमें, काफी सारे आंसू निकले होंगे आपके, वो भूल गए। लेकिन जो ब्यूटी है वो लोग याद करेंगे, सालों तक याद करेंगे। बिल गेट्स को याद करेंगे, स्टीव जॉब्स को याद करेंगे, धीरूभाई को याद करेंगे। ये मार्वेल है, मार्वेल भी याद रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्यूटी रिमेन्स और पेन पासेस। आप पेन डालो, पैशन डालो, नो पेन नो गेन। हम सब दुनिया पे आए हैं कैसे? हमारी माता ने, दुनिया का सबसे बड़ा पेन मेडिकल साइंस में माना जाता है लेबर पेन, उसको जब सहन किया तब तो हमारा अवतरण हुआ इस पृथ्वी पर। नो पेन नो गेन। अगर पीड़ा नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ बातें करके। बहुत ज्यादा समय भी मैंने आपका लिया, लेकिन मैं थोड़ा लालचू किस्म का इंसान हूं, तो मुझे लगा कि भी चलो, ऐसा नहीं है कि एथिकल बात अशोक भाई कर सकते, तो मैंने सोचा कि ये अगर मुझे यहां पे बुला सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरा भी एक प्रोफेशनल नहीं, लेकिन एक इंसान के तौर पर यह फर्ज बनता है कि उससे जितना हो सके इतना ज्यादा मैं आपके सामने रख के जाऊं, नहीं कि कम रख के जाऊं। लेकिन मुझे बढ़िया तब लगेगा कि जब अशोक भाई मुझे फोन करके कहेंगे कि ये तालियां तो बहुत आपने ले ली, लेकिन बाद में गालियां हमें सुननी पड़ी। ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा आपकी आंखों में दिखाई देता है, आंखों की जबान सबसे बड़ी जबान होती है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं होगा। आप ग्रोथ और जीत दोनों के साथ में लेकर चलने वाले हो, ये मुझे मालूम है। आप याद रखना, जब भी कोई आपके सामने आता है, कोई आपको कोई डिस्टर्ब करता है, तो मैंने कहा है कि आपकी जीत होनी चाहिए कि हर हाल में, हर किस्म की जीतना ही, आगे बढ़ना ही। करेज भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए, वेल्थ भी होनी चाहिए, तभी तो आपके पास पूरी जिंदगी जो है वो पार्टी रहेगी 24/7, 365 डेज। तो एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाकर मेरी बात खत्म करूंगा। मेरी एक किताब है यहाँ पे, मेरी एक किताब है, किताब तो गुजराती में है लेकिन कविता हिंदी की है, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप सब लोगों के साथ हिंदी में बात की, तो हिंदी की कविता से खत्म करते हैं। अमिताभ बच्चन के पिताश्री की कविता है, हरिवंश राय बच्चन की, बड़ी फेमस कविता है, सुनी हुई होगी आपने, लेकिन याद रखना। सुनते तो हम बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रख पाते, और याद रखते हैं तो उसको जिंदगी में वो डाल नहीं पाते। इसलिए मैं आज आपको ये सुनाता हूं और खत्म करता हूं मेरी बात। कविता खत्म हो तो मेरी बात भी खत्म होगी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी कविता है। जीवन में सब कुछ अगर भूल जाए, ये तो इंस्टेंट का जमाना है, फास्ट का जमाना है, लोगों को अब खत भी लिखने की आदत नहीं, एसएमएस पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो ये एसएमएस समझ के सुन लेना कि भाई चलो पूरा लेक्चर तो चला गया, लेकिन अगर ये एसएमएस भी याद रह जाएगा तो पूरा लेक्चर आपको वापस आ जाएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है। एक चींटी, नन्ही सी चींटी आगे जाती है, फिर गिर जाती है, फिर अपने अपने जो इतनी साइज होती है उससे बड़ा वो दाना शुगर का उठा के चलती है, मुमकिन से थोड़ा आगे जाना। मैंने कहा ना पूरा लेक्चर आ जाएगा इस पोएम में। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में जाके गोताखोर लगाता है, सिंधु मानी समंदर जो आप देखने वाले हो यहां पे,
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। हर बार आप डुबकी लगाओगे तो मोती मिलेगा ऐसा नहीं है। हर बार आप पूरी वो खदान चेक कर लोगे तो गोल्ड ही मिलेगा, डायमंड ही मिलेगा ऐसा नहीं है, धूल मिलेगी। लेकिन मिलती नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। आज नहीं मिली तो कल मिलेगी दुगुना उत्साह। टुमारो इज अनदर डे, टुमारो नेवर डाइज। कल एक नया सूरज निकलेगा, कल नई बात होगी, नए जज्बात होंगे, नया साहस होगा। आज नहीं मिला तो ऐसा मतलब नहीं कि कल भी नहीं मिलेगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। फेल्योर तो आएगी, और फेल्योर आनी भी चाहिए लाइफ में कभी कभार, चाहे वो एग्जाम में आ जाए, चाहे वो लाइफ में आ जाए। एक दो बार आनी चाहिए, इसलिए कि फेल्योर दो गिफ्ट लेके आती है। एक तो आपको पता चलता है कि आपके सही दोस्त कौन है, वो फेल्योर में पता चलता है, वरना नहीं चलता। वरना सब दोस्त ही लगते हैं आपको, जो मिलने वाले हो सब पार्टी वाले ही लगते हैं, सब एंजॉय ही करते हैं आपके साथ। फेल जब आप होते हैं तब पता चलता है कि ये दोस्त था और ये तो कुछ था ही नहीं हमारा, सिर्फ खाने वाला था, थाली थी तब तक बैठा था। तो फेल्योर का एक गिफ्ट ये है। और दूसरा गिफ्ट फेल्योर का क्या है? आपको जैसे दोस्तों का पता चलता है, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चलता है। फेल होने के बाद आपको पता चलता है कि यहां से मैं यहां पर पहुंच पाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा। जेके रोलिंग एक फेल इंसान थी अपनी लाइफ में, लेकिन उसको लगा कि यहां से मैं क्या कर सकती हूं। उसने लगा कि मैं लिख सकती हूं। किताब लिखी हैरी पॉटर, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के हिसाब से संपत्ति उसने इकट्ठा कर दी, सिर्फ 7 भाग लिख के हैरी पॉटर के। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। सुधारो अपने आप को। हो गई असफलता, हो गई तो हो गया, फाइन। वहां पर रोना नहीं, बैठ के गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले। मैंने कहा ना पूरा लेक्चर आ जाता है इसमें वापस। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट। जीत आपकी जीत हो और ग्रोथ आपकी लाइफ हो। धन्यवाद। Ms. Jay Vasudev, I'm falling short of words. मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ. I guess there should be once again a big round of applause for Mr. Jay Vasudev. They were amazing. जय वसावड़ा. I'm sorry, Jay Vasavda. Sir, आपने सर बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें कही आपने. Thank you so much. It was a honor and a pleasure to have you over here. I would request Mr. Ashok Pawan to say a few words, please. Before I take opportunity to thanks जय भाई. अगर आपके किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है और इफ जय भाई अलाउ करते हैं, then you can ask if you have any questions. ब्यूटी फर्स्ट और ब्यूटी बाद में, तो मेरी ब्यूटी अभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। If anyone want to ask anything. Okay, इसका मतलब सब समझ में आ गया है. इसका मतलब सब कर रहे हैं। नहीं, I don't think so. Fine. Yes. But obviously, yeah. एक मिनट. ओके, या इट इज ऑन. आपके जैसे दोस्तों ने काफी बार कहा मुझे कि भाई ये गुजरात को ही आप सब लिख के दो, ऐसा कैसे चलेगा? और मेरी मातृभाषा गुजराती में है तो लिखने का गुजराती में ज्यादा रहता है, लेकिन मैंने अभी हिंदी का उसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया है. उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसलेटर अच्छे नहीं मिलते. वो ऐसा आदमी, ये ट्रांसलेशन का काम है ना, वो प्रसूति जैसा काम है. वो बच्चे को वो माँ की गोद से निकालकर अच्छे तरीके से वो रखना पड़ता है उसको. तो ऐसा काम है. तो जो फ्लेवर उसकी है, जो लैंग्वेज है, उसको सही मायने में गुजराती से हिंदी कर पाए, ऐसे 2-3 लोग मैंने परखे लेकिन अच्छे मिले नहीं. अभी एक इंसान मिले हैं, एक बंदे मिले हैं
तो वो दिल्ली में मैंने उनको दिया है, अब देखेंगे वो कैसा काम करते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं होगा तो फिर किसी को मुझे ढूंढना पड़ेगा। Otherwise, we will take your message that जी। this is the inspiration for us to learn Gujarati. अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये गुजराती के तौर पे मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी उसमें टाइम वेस्ट होगी, तो मैं वो उल्टा करूंगा कि मैं आप तक पहुंचने के लिए हिंदी में कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा ट्रांसलेटर हो तो ट्रांसलेट हो जाए। क्योंकि मैं सिंपल सी एक बात आपके सवाल के साथ जुड़ी हुई कह दूं, आपको अच्छा लगा क्योंकि सिंपल सी बात है, वो सिंग इज किंग का डायलॉग है ना, वो डायलॉग ही नहीं है, एक दस्तावेज ही, एक डॉक्यूमेंटेशन भी है जीवन का, कि मैं सच्ची बातें कहता हूं इसलिए लोगों को अपने आप अच्छी लग जाती है। आपने देखा होगा मैंने कोई कागज नहीं रखा, मैंने किसी को कविता तो नेचुरली मेरी नहीं है तो पढ़ के ही सुनानी चाहिए, वरना तो मेरी हो जाएगी वो तो। लेकिन ये मेरी सोच है कि भाई जो हमने फील किया, मैंने कहा कि भाई अशोक भाई के साथ इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आने का, कि भाई जो मेरी सोच है कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस देश में मैं लोगों को देखता हूं कैसे सीजन्स तो बदलती रहती है ना दोस्तों। अब विंटर है, समर आ रहा है, समर आ जाएगा तो मानसून आएगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सीजन बदल गई तो हम चलना छोड़ देंगे, हम जीना छोड़ देंगे। ये मुझे बड़ा अखरता है, मुझे बड़ी वो तकलीफ होती है वो पढ़ के, सुन के, मिलने से लोगों के, कि इतनी जल्दी क्यों हार जाते हैं हमारे भारत के लोग। इतनी कैपेसिटी है, ये पूरा 1 बिलियन स्माइल का देश है, 1 बिलियन स्माइल का देश, मोर देन 1 बिलियन, इनफैक्ट 1.25 बिलियन स्माइल हमारे देश में, इतने स्पार्क्स है हमारे देश में, लेकिन हार बहुत जल्दी जाते हैं, टिक नहीं पाते। ये देखो तो कोका कोला पेप्सी आए, वो थम्स अप ने बिना कंपटीशन किए बेच दिया कोका कोला को, थम्स अप। अगर बेचा नहीं होता तो नंबर 1 ब्रांड होता है भारत की। हम हार जाते हैं पहले से ही, तो ये मुझे बड़ा अखरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक काम है कि हम कैसे मुकाबला करें पूरी दुनिया का। तो ये मैं इसलिए बांटता फिरता हूं ये सब बात। वो प्रोफेशनल गेन उसका होता है, वो है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल गेन उसके पीछे नहीं है। एक सोच है कि कुछ चेंज हो जाए, यहां पे लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो, जिंदगियां कुछ चेंज हो। अब बारिश आती है तो बारिश को कोस के बैठ के कब तक बैठोगे आप रेनकोट निकालो, बाहर निकलो, थोड़े कदम चलो तो पहुंच जाओगे कहीं पे, वरना बारिश चलती रहेगी और आप घर में धूप के बैठे रहोगे। समर आएगी, धूप निकलेगी, आपको लगेगा बड़ी धूप है यार, अब तो कैसे काम होगा। अरे धूप है तो आम भी है ना, धूप नहीं होगी तो आम भी नहीं आएंगे। तो लाइफ में यही तो है, गुलाब चाहिए तो कांटे भी होंगे। तो हम हार बहुत जल्दी जाते हैं, ये मुझे बड़ा तकलीफ होता है। मैंने 20-25 साल तक जो देखी दुनिया में, घर पे पढ़ा। एक बात आपको बता दूं, मैं स्कूल में नहीं गया, मेरे माता पिता ने मुझे घर पे पढ़ाया, होम स्कूलिंग, एक ही संतान, तो उन्होंने घर पे पढ़ाया, वो शिक्षक थे। तो उस वक्त दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर का ज्ञान जो था वो लाके दिया, क्योंकि सिलेबस ही और कोई नहीं था, पाठ्यक्रम नहीं था, ट्यूशन नहीं था, होमवर्क नहीं था, टेंशन प्रेशर कुछ नहीं था। तो उसमें से जो मैंने परखा देखा वो बांटता फिरता हूं। अभी वो मेरा तो है नहीं, दुनिया का है, दुनिया को दे रहा हूं वापस। और वे सिर्फ वो जिसको कमीशन कहता है वो उसका ले लेता हूं, क्योंकि चार्ज तो मैं ले नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये बदलना चाहिए कुछ, वन हैज टू चेंज। ये हम लिख देते हैं ग्रोथ इज लाइफ, हम कहते हैं जीत हमारी जीत, सुनते हैं फिर घर जाके भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई जैसे हम रोज नहाते हैं ना, रोज मेकअप करते हैं, रोज नहाते हैं, नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, करना पड़ता है ना, ऐसे ही नहीं बैठ पाते पूरी जिंदगी, हमें रोज रिफ्रेश होना पड़ता है। तो नॉलेज को भी आप रिफ्रेश करते रहिए, मोटिवेशन को रिफ्रेश करते रहिए, उसके डोज लेते रहिए। नहाना पड़ता है रोज सुबह में, रोज सुबह भी अच्छे अच्छे विचार कीजिए और आगे बढ़िए। और इतना लंबा मैं इसलिए बोला, किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। प्रश्न नहीं आया तो मैंने सोचा कि अब तो कोई क्वेश्चन है नहीं। जी जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो मैंने अभी देखा वही बात मैं देख रहा हूं। एक बात तो यह है कि हमारे यहां क्या प्रॉब्लम होता है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती है वो स्ट्रेटेजी नहीं होती हमारी गवर्नमेंट की, वो पब्लिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पब्लिक को कैसे फायदा हो। हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होती है उनको कैसे फायदा हो। जैसे आपने देखा होगा कि वॉलमार्ट के जो पूरा हुआ, वॉलमार्ट का आंदोलन, उसमें मैंने देखा कि वॉलमार्ट आने के बाद कमाने वाली थी, लेकिन हमारे कुछ नेता है उन्होंने वॉलमार्ट जितना ही कमा लिया 2 दिन में। जो मैंने देखा टीवी पे वही बात आपको बता रहा हूं कि वॉलमार्ट तो आने के बाद 10 साल के बाद वो चीजें बेचकर कमाने वाली थी, उन्होंने कुछ बेचे बगैर 2 दिन में कमा लिया कि चलो आपको वो जाहिर कर देते हमारा सपोर्ट और हमें ये चाहिए उसके बदले में। वॉलमार्ट जितना तो प्रॉफिट कर लिया उन्होंने। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। अब ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बदल रही है
कि ग्लोबलाइजेशन को आप मना तो कर नहीं पाओगे। ये माइक्रोफोन से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ नया 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 तुरंत आ जाता है, 3-3 महीने में सब बदल जाता है। तो टेक्नोलॉजी को मना तो होगा नहीं। मैं जो सोचता हूं, ये क्या सोचता हूं कि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाते, तो कंपटीशन से हर बार डर जाते हैं। हम ये मानते हैं कि फॉरेन वाले आ जाएंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होता हर बार। आप एचएमबी जैसी कंपनी को दिल्ली में एक जूस बेचने वाले गुलशन कुमार ने टी सीरीज बना के पछाड़ दिया। आप देख लो, 2 मल्टीनेशनल कंपनी भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री में थी, पॉलीडोर, पॉलीग्राम जिसको बोला जाता था, म्यूजिक इंडिया बाद में उसका नाम हुआ, और एचएमबी, दोनों फॉरेन कंपनी थी। एक टी सीरीज ने आके दोनों को उखाड़ दिया। देखो भारत में से निकल गई दोनों कंपनी। एचएमबी ने गोयंका ग्रुप को बेच दिया, सारेगामा हो गई एचएमबी से, पॉलीडोर खत्म हो गई, बंद हो गई। फिर सब कंपनी आई वो इंडियन हो गई, विनस, टिप्स, टी सीरीज। क्यों? एक आदमी ने हिम्मत करके दिखाया कि ये तो हम भी कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से और सस्ते भाव में कर सकते हैं। ये कंपटीशन से डरने वाला जो जीन हमें बैठ गया है ना, वो वास्को डी गामा के जमाने से, जैसे मैंने थम्सअप का आपको बताया, कि हम ये सोचते हैं कि अब तो क्या होगा। डेनमार्क में जब फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां आई ऐसी बड़े बड़े मॉल लेके, तो डेनमार्क में उन लोगों ने क्या किया, जो किसान थे गांवों के, उन्होंने फार्म फ्रेश करके अपने वो दुकानों को कहा कि भाई इन लोगों को में आप दूध लेने के लिए जाओगे, चीज लेने के लिए जाओगे, 7 दिन पुराना मिलेगा, हमारे यहाँ फार्म फ्रेश मिलेगा, सुबह का आया हुआ दूध आपको शाम को मिलेगा। अमेरिका में भी ये हो रहा है, अभी मैं देख के आया हूं कि ऐसे स्टोर खुल गए कि भाई फ्रेश योगर्ट, हैंडमेड योगर्ट, हम जिसको वो फालतू कहते हैं कि हाथ का बनाया हुआ योगर्ट है, क्रीम वो मशीन वाला नहीं है, वहां पे वो ज्यादा दामों में बिकता है कि ये तो हाथ का बनाया हुआ दही है, हैंडमेड है, ये मशीन मेड नहीं है। तो ये बेचने का कुछ तरीका हमें सीखना पड़ेगा। हम कंपटीशन से डरने के बजाय मुकाबला देखें। ये जो हमारी क्रिकेट टीम का क्या होता है कि हाँ, यहां पे जो सीरीज खेलने के लिए आता है उनको हम पछाड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो हम बड़े चैंपियन हैं। फिर जैसे ही हम भारत के बाहर जाते हैं तो हम खेल नहीं पाते, टिक नहीं पाते। असली चैंपियन वो होता है जो, जैसे मैंने कहा कि वो किसी भी जगह पे जाए और वो कह दे कि आप आ जाओ, मैं हूं ना यहां, आप आ जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। कौन सी पिच है वो मुझे पता नहीं, मैं खेलूंगा। ये बात हमारे यहां अभी तक नहीं आई। ऐसा नहीं पहले भी आगे नहीं आएगी, इसके लिए तो हम सब मेहनत कर रहे हैं कि वो आ जाए। ये आ जाएगी तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट ले लो और उनको भगा दो, सिंपल। अब इन्वेस्टमेंट मानी कंपटीशन ना। इन्वेस्टमेंट तो आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उससे जो कोई प्रोजेक्ट करना है वो कर लो, टैक्स ले लो, ओके। अब ग्राहक जाएगा नहीं, ग्राहक के पास अच्छे ऑप्शन होंगे, वो लेगा नहीं, तो अपने आप वो चले जाएंगे। तो दोनों ही बातें, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये स्ट्रेटेजी हुई जो तो हमारे नेता लोग कभी कर नहीं पाते। एक और बात जोड़ दूं मैं आपके प्रश्न के साथ, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि एक बात मैंने देखी है, मैं पूरी दुनिया घुमा हूं उसमें, कि कस्टमर सर्विस में हम थोड़े पीछे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ये डायरेक्ट तो मुद्दा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हम क्या करते हैं कि जो बेच जाए जब प्रोडक्ट, तो बेच दिया तो बेच दिया। वो सेल्समैन पीछे पड़ जाता है कार लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, टीवी लेने के लिए। एक बार आपने ले लिया, कभी फोन ही नहीं उठाता। आपने कहा कि ये टीवी चल नहीं रहा, उसका फोन नहीं लगता। आपने कहा कि ये कार में ये प्रॉब्लम है, उसने कहा भाई 2 दिन तो हॉलीडे है, अब वीकडेज के बाद है, वो आपको सोमवार को मैं किसी को भेजूंगा। बेचना था तो वो 3 बार फोन करता था दिन में। आफ्टर सेल सर्विस का, वो कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट अभी हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये एक सीखना है हमें, पैकेजिंग सीखना है। प्रोडक्ट बढ़िया है, हमारी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम। साबुन अच्छे बनाते हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुंचा नहीं पाते। मैंने जर्मनी में हैंडमेड सोप देखे थे, जो हमारे यहाँ स्वदेशी वाले लोग निकालते हैं ना वैसे, लेकिन इतना अच्छा पैकेजिंग किया था उसका। वो एक बांस की वो कटोरी थी, उसमें रखा था, उसके ऊपर वो हाथ का बुना हुआ मोतियों वाला, उस पर एक रुमाल रखा था और उसमें लिखा था कि ये हैंडमेड सोप है, और उसमें कलर वलर और कुछ स्टिकर भी लगाए थे। आपको अगर आपको नहीं लेना है तो भी लेने का मन हो जाए। ये अमेरिका के पास सीखना है पैकेजिंग। ये 16 पैसे का ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो 16 पैसे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, 20 रुपये में बेचते पैकेजिंग की वजह से। तो ये 2 बातें हमें सीखनी है, कस्टमर सर्विस और पैकेजिंग। फिर दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। हुनर तो है, स्किल तो है, निगोशिएशन तो है, बिजनेस करने का आर्ट तो है, ट्रेडिंग स्किल तो है, प्रोडक्शन भी है। ये 2 चीज नहीं है, इसलिए दुनिया में हम पीछे रह जाते हैं। देखो चाइना ने ये एक्वायर कर लिया, अब पूरी दुनिया की फैक्ट्री हो गई चाइना। 20 साल पहले कुछ नहीं था,
हमसे पीछे चल रहा था, आज हमसे आगे हो गया। ये दो चीजें एक्वायर करके आप शंघाई जाओ, जो गए होंगे उनको मालूम होगा। आपको 2 मिनट तो ऐसा लगेगा कि ये कोई ईस्ट में है ही नहीं, आप वेस्ट में चले गए। हम मुंबई को शंघाई बनाने की बात कर रहे हैं, अभी दुबई भी नहीं हो पाया मुंबई, शंघाई तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपको कह दूं, ये हम सबको साथ जुड़ी हुई है, इसलिए कि हमारे यहाँ क्या है कि कौन किसको पहचानता है उसको महत्व दिया जाता है, कौन क्या कर सकता है उसको महत्व नहीं दिया जाता। तो हमारी कैपेसिटी से हम आधा काम कर पाते हैं, और सब लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ में रहते हैं कि मेरे 50 रुपये निकल जाए तो फिर ये फ्लाईओवर बने या ना बने चलेगा, मेरे 50 निकल ले जाए उसमें से। तो ये दो थोड़ी चीजें हैं जो हम करेक्ट कर पाए तो 21वीं सदी हमारी ही है। अब हमारा टर्न तो आएगा ना, सबका टर्न आ गया, हमारी बारी, अब हमारा टर्न आएगा। आप कुछ पूछते नहीं, इसलिए मैं जवाब को देता रहता हूं, लेकिन अगर आपको पूछना है तो मुझे रोक के भी पूछ सकते हो। मैंने प्रॉमिस ही किया था अशोक भाई को, जब आऊंगा तो 100% आऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई इतने घड़ी देख के वापस चला जाऊंगा। नहीं, मैं उसमें ऐसा है कि देखो यहाँ पे ग्लास पड़ा हुआ है, एक बोतल पड़ी हुई है। अब मैं तो 2 लीटर की बोतल लेके बैठा होऊंगा, लेकिन ग्लास की जो है उसके ज्यादा मैं पानी डालता ही रहूंगा तो पानी नीचे जाएगा, ग्लास में नहीं जाएगा। ओके ओके, तो बस आप और सब कुछ भूल जाए तो ये टी शर्ट याद रखिएगा कि लायन अगर हार्ट में होगा तो दुनिया आपके कदमों में होगी। थैंक यू वेरी मच जय भाई। आप कहां से कहां राजकोट रहते हैं और कितनी मुसाफरी करके हमारे यहाँ बीच पहुंचे। और सबसे बड़ी बात जय भाई की ये होती है कि वो जो बोलते हैं पूरा हार्ट से बोलते हैं। मुझे वो बोल रहे थे कि वो पीपीटी प्रेजेंटेशन जरूरी है, मैंने बोला कुछ जरूरी नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने आपको बहुत बार सुना है कि आपके जो हार्ट में है वो सब आप थ्रो करते हैं, और इस हिसाब से ऑडियंस ने हमारे डेलीगेट्स ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो यहाँ पे कम मिलता है बस। तो उससे मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीच आपने दी, और बहुत सारे थॉट्स हमारे सामने रखे। और मैं मार्वल फैमिली से कि इन लोगों ने मुझे लीडर माना है, तो इन लोगों की ओर से आपके वादा करता हूं कि हम ये आपके जो एफर्ट्स है हमारे ऊपर, आपने जो इतना मेहनत किया हमारे ऊपर, हम जरूर उसके लिए काम करेंगे और लड़ेंगे, और खुद के लिए, फैमिली के लिए, पूरे देश के लिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम करके रिजल्ट ओरिएंटेड आपके सामने फिर अगले साल वापस आएंगे। वंस अगेन थैंक यू जय भाई। मुझे आपको हर बार में हम लोग आपसे कुछ सरप्राइज देते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको एक सरप्राइज दी थी अरविंद भाई की। बहुत सारे लोग, जय भाई एक कस्टमर सर्विस क्या है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे कोऑर्डिनेटर है जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में बात करते हैं, ऑर्डर लेते हैं एंड डिस्पैच करते हैं, वो है अरविंद भाई। लास्ट ईयर उनको एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था बिकॉज ऑफ हिज कस्टमर सर्विस। सब लोग उससे इतना चाहते हैं, वो 3 साल से बोलते थे कि आप किसी भी तरह उसको लेके आइए। वो कौन है? वो आई थिंक वो 57-58 ईयर के हैं, बट उसकी आवाज देखोगे तो लगेगा 25 साल के कोई बंदा बोल रहा है। कल सॉरी थैंक यू कल की बात कर रहा हूं मैं। एम विजय से मेरी एक मीटिंग थी। सही में मुझे बहुत प्राउड फील हुआ
कि वो बोल रहे थे कि अरविंद भाई क्या चीज है, वो तो चीज तो नहीं आदमी है, बट वो बोल रहे कि कुछ भी ऑर्डर दो, कुछ भी करो, यस सर नेक्स्ट, ये हो गया, डिस्पैच हो गया, ऐसा है वैसा है। वो करते क्या है? उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर ये आदमी आपके पास नहीं होता ना तो आपको 15 आदमी और रखने पड़ते। बहुत से लोग बोल रहे सही है, बराबर है। अच्छा, अभी अरविंद भाई डेफिनेटली बहुत काबिल-ए-दाद है, वो काम करते हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, बहुत हार्डली काम करते हैं, बट मैं उसके पीछे की एक फिल्म है वो आपको समझाना चाहता हूं। इसी आप ऑर्डर देते हो और वो माल नीचे पड़ा है, तब वो आपको डिस्पैच कर सकते हैं, वो नीचे उठ के भी नहीं जाते। ही इज जस्ट कोऑर्डिनेटर बिटवीन फैक्ट्री एंड यू। हमने स्टॉक के लिए ऐसी पोजीशन बना के रखी है कि 95% मटेरियल कोई कुछ भी करे, 3000 प्रोडक्ट हम बनाते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ती है आपको मैंने एक बार समझाया था। कितने भी प्रोडक्ट हम बनाए, बट 95% प्रोडक्ट का स्टॉक रहना ही रहना चाहिए और उसकी क्रेडिट जाती है हमारी प्रोडक्शन टीम को। वो माल बना के इतना एफर्ट्स लेके इतना परचेज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और हमारा मटेरियल कितना है आपको मालूम है? एल्यूमिनियम है, वुड है, ब्रास है, प्लास्टिक है, कलर है, कितना चीजें है, उसको ले लेके पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से लेके वो खड़ा कर देते हैं और वो माल जब स्टॉक में पड़ा है तब अरविंद भाई की जीत होती है। तो हमारे बीच हमारे साथ बहुत साल से जुड़े हुए हैं और मैं बोल सकता हूं कि ये हमारी कंपनी का जो आप कहते हैं कि ऑलवेज आपकी सर्विस, इंडिया में किसी की कंपनी की ऐसी सर्विस नहीं है, उसके हकदार है मिस्टर दक्षेश पटेल, प्रोडक्शन मैनेजर है हमारे। प्लीज कम दक्षेश भाई, प्लीज। किशोर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि दक्षेश भाई का स्वागत करें। किशोर भाई। दक्षेश भाई प्रोडक्शन के जो टीम है उसके मैनेजर है और ही रन ऑल द थिंग्स। डेफिनेटली दीपक भाई का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ऑलवेज वो उनके लीडर है, बट दीपक भाई को दक्षेश भाई का बहुत बड़ा हाथ हेल्प मिलता है, इसकी वजह से हम आपको इतना सर्विस दे पाते हैं। दूसरे एक ऐसा इंसान है, वो मेरे साथ 15 साल से जुड़ा है और वो मुझे R&D में और टेक्निकल में हेल्प करता है। एकदम छोटे से आगे बढ़ा है और डायरेक्टली कुछ भी होगा मुझे उसका ही नंबर आता है ध्यान में, कुछ भी मेरी चीज हो उसके लिए। तो वो है दिनेश थापा। कम। किशोर भाई उसको स्वागत करेंगे। देखिए, आप बोले वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप लेके आते हो, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड क्लास एफर्ट्स भी करना पड़ता है, बट ऑब्वियसली तो उसमें दिनेश का भी एक ऑलवेज मेरे हाथ रहता है बड़ा सा। एक अनाउंसमेंट है कि हमारा दूसरा जो सेशन है, 2 सेशन था अपना ऑटोमेशन और ऑटोमेशन का, वो हमने शिफ्ट किया है, वो हम कल करेंगे। और मैं किशोर भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास भी आपके लिए कुछ न्यूज है, बातें हैं, तो जो है वो करके देन वी आर क्लोजिंग दिस सेशन फॉर टुडे।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक अनाउंसमेंट, खासकर सुबह जैसे हमारा अचीवर सेलिब्रेशन हुआ और एल्बम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो एब्सेंट है, जो अभी जस्ट दोपहर को ही अराइव हो गए हैं, के ट्रेडर्स पूना से मिस्टर यूसुफ चेतलवाला। प्लीज कम यूसुफ भाई। अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एल्बम और सर्टिफिकेट जो है यूसुफ भाई को हैंड ओवर करें। यूसुफ भाई, जैसे आप जानते हैं, पिछले 2 साल से हमारी जो एक कैटेगरी की सीटी है उसमें नंबर 2 पे रहे। थैंक यू यूसुफ भाई। वन मोर इज देयर। उसके बाद जिसे सुबह हमने हमारे सारे गेस्ट को वेलकम किया था, और अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बहुत ही दूर से आए, खासकर हमारी इवेंट को देखने के लिए। वैसे पोरबंदर से हमारे खास मित्र मिस्टर जिग्नेश कारिया। प्लीज जिग्नेश भाई, एरोस्टेस को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिग्नेश जी का फूलों से स्वागत करें। जिग्नेश भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। पोरबंदर में पैराडाइज सिनेमा के वो पार्टनर है। उसके साथ ही और एक हमारे दोस्त ताराचंद खूबचंदानी को मैं चाहूंगा कि ओरेस्टो से आकर के फूलों से स्वागत करें। ये स्पेशल जूनागढ़ से आए हैं। आप जानते हो राजश्री सिनेमा जूनागढ़ के ये ओनर है। थैंक यू वेरी मच। आगे की कार्यवाही कशिता आप हैंड ओवर करें। थैंक यू। Thank you so much, Kishore ji. Thank you so much, Ashok ji. And once again, thank you so much, Mr. Jay, for being here. And now, ladies and gentlemen, are you all ready for some party out here? Yes. So then, before you all move ahead for the party, बाहर हमने आप सभी के लिए shirts रखवा है. Some nice colorful Goa shirts. Welcome you all to Goa. And just be ready for the carnival night today. So this evening is going to be very special. बहुत सारी special appearances है, बहुत सारा entertainment है, बहुत सारी मस्ती है. And on the rocks, are we all ready to party? Once again, I'm asking you all. Wow, that's great. So then, now, once again, मैं अशोक जी से request करूंगी कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट कशिता ने बताया था, उसमें कुछ एक रह जाएगा था। केरू भाई ने, जो हमारे इवेंट मैनेजर है, उसने इस बार ऐसा किया है कि अपनी जो आज की जो प्रोग्राम है गोवा कार्निवल नाइट, उसकी एंट्री है, वो शर्ट पहन के आएंगे, वो एंट्री है। तो बाहर उन्होंने सभी साइज के शर्ट लिए हैं, शर्ट ओनली शर्ट। तो बाहर उन्होंने सभी साइज के शर्ट लिए, तो आपका जो साइज है उससे आप शर्ट ले लीजिए और शाम को पहन के आइए वो। और ये जो और ये जो अपना शाम का इवेंट है, वो ये रिसोर्ट के लास्ट में जो उनकी एक लॉन है, सनसेट लॉन उसको बोलते हैं, वहां पे है। तो वहां पे हम मिलेंगे। आई थिंक और कुछ नहीं है। और जैसे हम एक वीडियो टाइमिंग 6:30 का है, बट हम थोड़ा लेट हुए हैं, तो 7:15 को, शार्प 7:15 को विल स्टार्ट। टाइम लिमिट है, कल भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो टुडे हम लोग को एग्जैक्टली 7:15 को वी विल स्टार्ट। हर दिन इस बार हमने एक नया शुरू किया है कि एक वीडियो देखेंगे, इंस्पायरेशन की जो वीडियो है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइट बंद करें और वीडियो देख के हम लोग छुट्टा होंगे।